जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल थ्योरी के मैराथन सेशन में। तो आज हम जो है 100 PYQs जो पिछले 7 इयर्स में आ रखे हैं यूजीसी नेट में। आपको पता ही है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 10+2 लेक्चर का सिलेबस भी वैसा ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर जो सेट एग्जाम है उसको भी देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट एग्जाम्स है जहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी का ये जो सिलेबस है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को ही देखने वाले हैं। और ये जो पीवाईक्यूज है ये चैप्टर वाइज रहने वाले हैं। हमने जो पिछले 7 इयर्स के पीवाई किया है उनको बाइफरकेट किया चैप्टर वाइज में, जहाँ पे लिबर्टीज के जो जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको लिबर्टी में इंक्लूड किया, और उसके साथ साथ जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के 16 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें 7 कॉन्सेप्ट हैं और जो हमारी 9 जो है वो आइडियोलॉजीज हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। टोटल जो 16 यूनिट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस किया है। तो जो भी यूजीसी नेट में आ रखा है पिछले 7 साल में उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं हमारी ई बुक जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर वो भी तैयार हो चुकी है। तो वो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो खास बात इस ई बुक की रहने वाली है, जहाँ पे जो है सभी कंसेप्ट को एक क्विक रिवीजन की फॉर्म रिवीजन करने के लिए जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उसको इंक्लूड किया गया है। अगर आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप ओपी गावा सर की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस ई बुक में डेफिनेटली कवर किए गए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी वर्क्स हैं और जितने भी मतलब जो भी कोटेशंस है इंपॉर्टेंट थिंकर्स की उसको इंक्लूड किया गया है। इसमें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और टू द पॉइंट जो भी करेक्ट है वो इस पॉलिटिकल थ्योरी की ई बुक में दिया गया। इसके साथ साथ जो हमने 300+ जो है एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और इसके में जो है टॉपिक वाइज पास्ट 7 ईयर क्वेश्चंस भी ऐड करके रखे हैं 2019 से लेकर 2025। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर वाइज इंक्लूड किए गए हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसके उसी के इमीडिएट जो है बात जो है वो क्या है, इसी 7 इयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ ये वीडियो जो है, जो ये ई बुक है या फिर जो ये आज का मैराथन है, ये यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स, सेट, जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर और इसके साथ साथ पीजीटी के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। जो भी इंटरेस्टेड है इस बुक को बाय करना चाहते हैं वो उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जहाँ पे जाकर चेक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिबर्टी टॉपिक के साथ। तो चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल लिबर्टी को लेकर आ रखे हैं पिछले सालों में तो उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर। आपको ऑथर और उनकी वर्क्स के साथ जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रखा है, इसको आपको मैच करना। तो चलिए ये जो है 2024 में यूजीसी नेट के 4 सितंबर में जो एग्जाम हो रखा है उसमें ये शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। अब मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आंसर दीजिए। मैं आपको सीधा आंसर बता दूं क्योंकि वीडियो इससे लेंदी हो जाएगी अगर मैं थोड़ा ज्यादा यहाँ पे पॉज लेता रहा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम टाइम में आपका ज्यादा एक प्रोडक्टिव साबित हो, तो उसके लिए हमें कम से कम टाइम लेना होगा। तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ओनली ए जो है वो करेक्ट मैच है, बाकी जो है गलत है। जो ए है वो ईसा बॉर्लिन जो है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी उनका वर्क है जो 1958 में लिखा जाता है, जहां पे वो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या करते हैं, एक डिस्टिंक्शन देते हैं। मतलब नेगेटिव लिबर्टी को जो है 2 टाइप्स उसकी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद जेएस मिल जो है वो ऑन लिबर्टी को लिखते हैं, ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। और जेएस मिल का जो वर्क है ऑन लिबर्टी 1859 में लिखा जाता है, और जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो है वो F.A. हेग के द्वारा लिखा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप F.A. हेग जो है वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हमने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स अदर थे उनको भी मैच द फॉलोइंग उनके कंसेप्ट्स है उनके ईयर वाइज समझ लिया। सबसे पहला देखिए ईसा बॉर्लिंग टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जेएस मिल ऑन लिबर्टी लिखते हैं, और F.A. हेग जो है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी को लिखते हैं। इसके बाद जो है
टी.एच. ग्रीन जो है वो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस नामक किताब लिखते हैं। और जो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है ये रॉबिन नोजिक की किताब है, और रॉबिन नोजिक जो है वो एक लिबर्टेरियन थिंकर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया। तो एक एमसीक्यू के थ्रू जो हमने आई थिंक 5 थिंकर्स को कवर कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स बार्लिन डिस्टिंक्शन। बार्लिन की जो डिस्टिंक्शन दी गई है लिबर्टी को लेकर, इसमें से क्या सही है? तो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये शिप कौन सी, यूजीसी नेट 6 जैन 2025 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला है, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी एमसीक्यूज, आई थिंक 100 के अराउंड एमसीक्यूज है, तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। हमने कोई अदर सोर्सेज से एमसीक्यूज नहीं लिए, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको ही इंक्लूड किया इस वीडियो में। जो ई बुक है उसमें जो है पीवाईक्यूज भी आ रखे हैं, ये डाल रखे हैं क्वेश्चंस। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो उस टॉपिक के रिलेटेड जो रेलिवेंट हैं वो हमने इंक्लूड करके रखे हैं, तो आप वहां से भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी को मतलब अलग उनके में जो अंतर है वो कौन बताते हैं? ईसा बार्लिन अपनी किताब टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में बताते हैं। तो चलिए, हिसाब वाले जो है नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कोई किसी प्रकार का एक्सटर्नल भारी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी कहता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस जरूरी है, स्टेट एक फैसिलिटेटर का काम करेगी। सेल्फ मास्टरी ऑटोनॉमी इज ऐसे टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में ये डिस्टिंक्शन करते हैं लिबर्टी के बीच में, 1958 में जो किताब उनके द्वारा लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशंस ईयर। आपको जो इनका पब्लिकेशन ईयर है उसके हिसाब से इनको मैच करना है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, 4 एसेज ऑन लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही रहने वाला है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आपको सबसे पहले डी जो है द 2 कॉन्सेप्ट, देखिए ईसा बालिन का अगर आपको पता है कि उन्होंने पहले जो 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी लिखते हैं उसके बाद जो है 4 ऐसे ऑन लिबर्टी लिखते हैं। तो 2 के बाद 4 आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ईसा बालिन का जो बुक्स है उनका सीक्वेंस। तो 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसके बाद जो है बी आएगा 4 एसेंस लिबर्टी, ईसा बालिन की दोनों किताबें। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब पहले डी आएगा तो इसका मतलब, अगर आपको ये थोड़ा सा हिंट थी तो आप यहां से क्वेश्चंस को इजीली मार्क कर पाओगे। तो पहले डी आएगा, द टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, फिर उसके बाद सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। जो 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 में बालिन के द्वारा लिखी जाती है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो 1960 हेग के द्वारा लिखी जाती है। हेग भी एक लिबर्टेरियन थिंकर थे। उसके बाद जो है 4 ऐसे ऑन लिबर्टी, ये भी बार्लिन की किताब है, ये 1969 में लिखी जाती है। और उसके बाद लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, ये रोहन जे हलवा के द्वारा, जहां पे वो आर्टिकल 21 को जो है डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए आपकी कितनी नॉलेज है। आर्टिकल 21 क्या है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को भी पॉज कीजिए, नीचे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट डज द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी मीन? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से बेस्ट इसको डिफाइन कर रहा है? चलिए कौन सा सही रहने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहने वाला। स्टेट हैज द राइट टू इंटरवेन इन मेकिंग पीपल लाइफ मोर फुलफिल। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि स्टेट जो है एक वेलफेयर का रोल जो है प्रोवाइड करेगी। स्टेट वेलफेयर इन नेचर होनी चाहिए। स्टेट एक फैसिलिटेटर करेगी, स्टेट फैसिलिटेटर का काम करेगी, और स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा। पॉजिटिव रोल प्ले किया जाएगा स्टेट के द्वारा। सेल्फ रिलायेशन, ऑटोनॉमी एंड कलेक्टिव कंट्रोल ओवर वंस लाइफ। इट ऑफन जस्टिफाइज स्टेट इंटरवेंशन टू रिमूवल इंटरनल ऑब्स्टेकल्स। जितने भी इंटरनल ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव किया जाना चाहिए, लाइक गवर्नेंस, पॉवर्टी, फॉर ट्रू फ्रीडम। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा स्टेट के द्वारा, ताकि एक बेहतर एनवायरमेंट को
बिल्ड किया जा सके, यहाँ पे इंडिविजुअल अपने अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर पाए और उसको जो स्वायत्तता है उसकी वो महसूस कर पाए, ऑटोनॉमी उसकी एस्टेब्लिश की जा सके। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये किसको दर्शाता है? नेगेटिव लिबर्टी को। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, जहां पे वो स्टेट को ओनली एज अ नाइट वॉचमैन की तरह कंसीडर करते हैं कि स्टेट सिर्फ जो है प्रोटेक्शन का काम करेगी, अदर देन स्टेट हैव नो इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल लाइफ। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करने वाले थिंकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन्ड बाय रूजवेल्ट? रूजवेल्ट के द्वारा 4 तरह की फ्रीडम की वो बात करते हैं, तो इनमें से कौन सी जो है उनके द्वारा जो है एडवोकेट नहीं की गई है, जिसके वो सपोर्टर नहीं है? तो कौन कौन सी दी गई है उनके द्वारा? आपको नॉट बताना है। जो ये नॉट वर्ड है इसका काफी ज्यादा ध्यान रखिए एग्जाम में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहने वाला। फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये उनके द्वारा नहीं दी गया। इसके अलावा जो है उनको उनके द्वारा जो 4 प्रकार की जो 4 फ्रीडम्स की बात करते हैं रूजवेल्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। 2 जो है वो नेगेटिव टाइप है और 2 पॉजिटिव टाइप है। फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ रूजवेल्ट 4 फ्रीडम, ये उनकी 4 फ्रीडम में नहीं आती है। चलिए ये थे लिबर्टी को लेकर इंपॉर्टेंट सवाल जो यूजीसी नेट में आ रखे हैं। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इक्वालिटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इक्वालिटी ऑफ व्हाट डिबेट्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ एसोसिएट करती है? इक्वालिटी ऑफ व्हाट, ये किसके बीच में डिबेट हो रही है? तो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अमर्त्य सेन और जो हमारे जॉन रॉल है, अमर्त्य सेन जो है वो किसकी बात करेंगे? वो पॉजिटिव लिबर्टी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन इंडिविजुअल्स की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कीजिए, जबकि रॉल कह रहे हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब सोसाइटी में जो आउटकम है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो अमर्त्य सेन है वो कहते हैं कि जहां से लिबर्टी की शुरुआत होती है हमें उस प्रोसेस को भी जो है इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए इंडिविजुअल्स को अगर जैसे मान के चलिए हमारी जो कन्फ्यूशियस थिंकर है, चाइनीज थिंकर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप किसी को एक प्याला कुछ खाने को दे दो, उससे बेटर है कि आप उसको सिखा दो कि उस अनाज या फिर उसको कैसे पैदा किया जाता है, ये बेटर है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को सक्षम बनाना, उसको उसके अंदर स्किल को डेवलप करना, ये बेटर रहेगा, ना कि आप उसको जैसे हमारी गवर्नमेंट आज भी करती है कि एजुकेशन हेल्थ केयर को कम प्रमोट करती है और दूसरी तरफ फ्री स्कीम्स को बांटना, जैसे फ्री राशन डिलीवरी हो गया, या फिर अदर जो स्कीम चल रही है, मतलब आपको आउटकम पे ऊपर फोकस कर रहे हो, हाँ कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर है, उस पर भी जब आप फोकस करोगे तो इंडिविजुअल्स की जो कैपेबिलिटीज है वो इनहेंस होगी। जब इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी इनहेंस होगी, एक अपॉर्चुनिटीज को आप प्रोवाइड करा रहे हो, एक बेटर इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करा रहे हो, तो वहां पे जो है वो जब इंडिविजुअल जब प्रोडक्टिव होगा तो इससे जो है डेवलपमेंट आएगी। तो ये एक डिबेट चलती है अमर्त्य सेन और रॉल्स। आई थिंक आपको दोनों का कंसेप्ट जो है समझ आ चुका होगा। द डिबेट इक्वालिटी ऑफ व्हाट वाज इनिशिएटेड बाय अमर्त्य सेन, ये अमर्त्य सेन के द्वारा शुरू की जाती है इन रिस्पॉन्स टू जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो देखिए आपको समझ आ चुका होगा, जब भी अमर्त्य सेन की बात आएगी तो वहां पे कैपेबिलिटी और जो कैपेबिलिटी को जो है वो डेवलपमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं। और जॉन रॉल जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी की जो है एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं और डिफरेंस प्रिंसिपल को भी सपोर्ट करते हैं। आप जो है डिफरेंटली इंडिविजुअल्स को ट्रीट कर सकते हैं टू मेंटेन इक्वालिटी इन द सोसाइटी। जैसे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं जो भी वीकर सेक्शंस है। देखिए रिजर्वेशन दीजिए, ये नहीं है रिजर्वेशन गलत है, लेकिन रिजर्वेशन से पहले जो है आप इस बात को सुनिश्चित करिए, जब आप उनको एजुकेशन में दीजिए, एम्प्लॉयमेंट में जो है धीरे धीरे कम, लेकिन अगर जो बेटर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में प्रोवाइड होगी तो कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए फ्री एजुकेशन हो, बेटर एजुकेशन हर एक के पास हो, तो इससे जो है एक डेवलपमेंट होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
Rawls emphasized primary goods while Sen argued for capabilities as the relevant metric for equality. वो प्राइमरी गुड्स को, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को फोकस करते हैं, और जबकि अमर्त्य सेन जो है वो कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। विच डिस्क्राइब सब्सटेंशिव नॉट मेयरली फॉर्मल इक्वालिटी, ये कौन कहते हैं? सब्सटेंशिव इक्वालिटी को कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है डिस्क्राइब कर रहा है सही से? राइट आंसर आप बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला, रिमीडियल मेजर टू ऑफसेट स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, सब्सटेंशिव इक्वालिटी। एक पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो इक्वल लीगल स्टेटस के ऐलान की बात करता है, सब्सटेंशियल इक्वालिटीज को नहीं कहते। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विदाउट सपोर्ट नहीं, रिमीडियल मेजर टू ऑफसेट स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, मतलब आप स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से मतलब अरेंज कर सकते हैं ताकि जो है वो एक रिमीडी प्रोवाइड करा सकें जो भी ऑब्स्टेकल्स है एक इंडिविजुअल्स को उसकी जो है डेवलपमेंट के लिए। तो फॉर्मल इक्वालिटी कहती है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ, मतलब सब एक समान है लॉ के अंडर। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सब्सटेंशियल इक्वालिटी कहती है कि इक्वालिटी तो दे रहे हो, लेकिन उस इक्वालिटी के लॉ तो सबके लिए बराबर है, ये मान लिया, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी भी तो बराबर प्रोवाइड कीजिए। तो इसलिए सब्सटेंशियल इक्वालिटी जन्म लेती है और गोज बियॉन्ड फॉर्मल इक्वालिटी एंड रिक्वायर पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं। यहाँ पे स्टेप्स लिए जाते हैं जैसे अफर्मेटिव एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस लिए जाते हैं, रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और सोशल सपोर्ट्स प्रोवाइड किए, जैसे स्कॉलरशिप स्कीम होगी फॉर रिजर्व क्लासेस, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, then employment opportunities for and seats are reserved for backward classes। तो ये सब मेजरमेंट से जो है एक सब इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने की, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जा रही है आउटकम के साथ साथ, उसको सब्सटेंशियल इक्वालिटी कहा जाता है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लक इंक्लूडिंग नेचुरल ability should be irrelevant to distributive justice, this refer to all aspects of luck including natural ability should be irrelevant to distributive justice। तो distributive justice बताइए ये स्टेटमेंट किसकी ओर इशारा कर रही है? प्लूटार्क की। अरिस्टोक्रेसी, लक, egalitarianism, सोशल इकोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहने वाला है, लक इगैलिटेरियन, जो कहता है कि इनइक्वालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम लक, जो इनइक्वालिटी है वो लक से आती है, नेचुरल टैलेंट बर्थ शुड बी न्यूट्रलाइज फॉर फेयरनेस, इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लक इगैलिटेरियन को। आप देखा होगा रॉल्स का जो कंसेप्ट है जस्टिस एज अ फेयरनेस, तो उसमें जो है दो तरीके की, एक तो कहते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि डिफरेंस प्रिंसिपल को भी अपनाया जाना चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है कि जो वीकर सेक्शंस है उनको स्पेशल सपोर्ट्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। एसोसिएट विद डॉर्किन, एर्नेसन एंड कोहेन जो है इसके साथ एस्टेब्लिश लिंक करते हैं, कौन एसोसिएटेड है? लक गैलिटेरियनिज्म के साथ। Who identified two types of inequalities, natural and conventional? इनइक्वालिटीज को दो टाइप में कौन डिवाइड करते हैं इनमें से? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूजो, और ऑप्शन नंबर डी रहने वाला मोंटेस्क्यू। राइट आंसर क्या रहने वाला? इसका सही जवाब जो है वो रहने वाला है जे रूजो, जो है वो इनइक्वालिटीज को दो तरह के, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल और एक कन्वेंशनल। वो कहते हैं कि अपनी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, अपनी जो फेमस वर्क है उनका, राइटिंग्स है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, वहां पे इनइक्वालिटीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो 1755 में लिखी जाती है। और वहां पे रूजो जो है इनइक्वालिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। नेचुरल इनइक्वालिटीज होगी जो बाय बर्थ होती हैं, जैसे 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 डिफरेंस इन एज हो गया, हेल्थ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, सेक्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो नेचुरली होती हैं। और रूजो कहते हैं कि इसके ऊपर मैन का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि जो मैन के द्वारा बनाई गई इनइक्वालिटीज है, मॉरल कन्वेंशन इनइक्वालिटीज, जैसे वेल्थ हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, इनको जो है हम रिमूव कर सकते हैं और समाज में एक इक्वालिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
तो यहाँ पे रूजो जो है इनको डिवाइड करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप देखिए कौन सी सही है इनमें से। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, क्या वो प्रेसिडेंट इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होती है? दूसरी स्टेटमेंट कहती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल पावर प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन को उनको स्पेशल गारंटी देता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? आई थिंक इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहने वाला। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। व्हाई फर्स्ट इज इनकरेक्ट? क्योंकि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। और प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर एंड प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। चलिए ये थे इक्वालिटी को लेकर। सबसे पहले हमने लिबर्टी को डिस्कस किया, उनके ऊपर एमसीक्यूज। अब हमने इक्वालिटी को कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जस्टिस की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैच लिस्ट 1 को आप लिस्ट 2 के साथ आप मैच कीजिए और सही जवाब जो है वो बताइए। राल्स, नोजिक, वाल्जर और अमर्त्य सेन और उनकी जो है बुक्स जो है मेरे ख्याल से, सॉरी जो उनका आइडिया जस्टिस है ना वो दिया गया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देखिए रॉल जो है वो जस्टिस एज फेयरनेस की बात करते हैं, नॉजिक जो है इंटाइटलमेंट थ्योरी की बात करते हैं, और वो वहां पे बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी होल्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो जो लॉ के अकॉर्डिंग जो सही है वो क्या है। वो 3 तरह के जो है वो इसको इंटाइटलमेंट थ्योरी में उसको 3 तरह के प्रिंसिपल्स देते हैं। तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो मिचेल वाल्जर जो है वो एक कम्युनिटेरियन थिंकर थे जो अपने जो स्फीयर्स ऑफ जस्टिस जो इनकी फेमस किताब है उसको वहां पे डिस्कस करते हैं। और सेन जो है वो रिलायेशन फोकस्ड कंपैरिजन, ये उनका फेमस था। आइडिया ऑफ जस्टिस में ये डिस्कस करते हैं। तो ये थे जॉन रॉल, जस्टिस एज फेयरनेस, थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिस्कस करते हैं 1971 में। रॉबर्ट नोजिक जो है इंटाइटलमेंट थ्योरी अपनी किताब एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में 1974। और मिचेल वाल्जर जो है वो स्फीयर ऑफ जस्टिस की बात करते हैं और 1983। अमर्त्य सेन रिलायेशन फोकस कंपैरिजन। देखिए जो जो कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं काफी ज्यादा रिलेवेंट है, जो पीवाईक्यूज में आ रखे हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है, चाहे वो वन लाइनर में हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है वहां पे असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चंस मैक्सिमम जो है जो पीवाईक्यूज है ये हमें एक डायरेक्शन देंगे हमें किस तरीके का हमें तैयारी को करना है, हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, ये पीवाईक्यूज हमें डायरेक्शन देंगे। तो आई होप सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है एक अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, चाहे वो आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए और चाहे हम वीडियो को लाइक करके शेयर करके जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विच सेट रिफ्लेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिव रेदर देन रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। इनमें से कौन सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को जो है ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अब आपको पता ही होगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या डिफरेंस है, वो भी आप डिस्कस करते हैं। पहले आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बता रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला, एलोकेशन फेयरनेस एंड नीड। मतलब जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ये बता रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, फेयरनेस होनी चाहिए वहां पे, तो अकॉर्डिंग टू द नीड होने चाहिए। एंड देन रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कह रहे हैं कि जहां पे भी रिसोर्सेज आप एलोकेट कर रहे हो वहां पे कुछ भी वायलेशंस हो रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का या फिर लॉज का, तो वहां पे जो है उन ऑफेंडर्स को पनिश किया जाना चाहिए, ऑफेंडर शुड बी पनिश्ड। तो दिस शुड बी रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया। उसके बाद रिट्रीब्यूटिव जस्टिस पनिशमेंट, डिजर्ट, डेटरेंस फॉर रॉन्ग डूइंग, जो भी गलत करेगा उसको पनिश किया जाना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए। हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में
कौन जो है यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं? तो आया बताइए मुझे यूटिलिटेरियन थिंकर्स, कोई दो यूटिलिटेरियन जो फेमस थिंकर हैं उनको, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहने वाला है। जॉन रॉल्स के जो थ्योरी ऑफ जस्टिस के आइडिया, जॉन रॉल्स जो है वो अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में यूटिलिटेरियन थिंकर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और यूटिलिटेरियन थिंकर्स जहां पे होंगे कौन से, जर्मी बेंथम, और जो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, और उसके बाद जो है उनको नेक्स्ट जो उनके सक्सेसर हैं वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, उनका नाम है जेएस मिल। His theory of justice proposed justice as a fairness with two principles, liberty principle और difference principles. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर और वेल्थ, हु सेड इट? ये किसने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ, ये किस थिंकर की स्टेटमेंट है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। एरिस्टोटल के द्वारा ये कहा गया। एरिस्टोटल जो है वो भी जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, उसके बाद जो करेक्टिव जस्टिस की भी बात करते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना, और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ भी रॉन्ग डूइंग्स होती है तो ऑफेंडर शुड बी पनिश। एरिस्टोटल अपनी किताब निकोमेरिकन एथिक्स में जो है डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज अ प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वहां पे प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट। ठीक है, वन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट, और इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये उनकी फेमस स्टेटमेंट भी है। चलिए 5 को देखिए। द आइडिया ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस इन रॉल्जियन थ्योरी फ्लोज फ्रॉम, जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ये कहां से फ्लो होता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला। ये 2019 का यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला। सोसाइटी जो है, जस्टिस का जो आइडिया है वो सोसाइटी से ही ड्राइव होता है। राल कंसेप्चुलाइज जस्टिस एंड फेयरनेस फॉर बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी। राल कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी है शुड बी जस्ट इन नेचर, नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअल और स्टेट्स। वो स्टेट्स इंडिविजुअल से अलग नहीं होने चाहिए। वो स्टेट्स जो इंडिविजुअल्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाना चाहिए, और रिसोर्सेज को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। तो वहां उनका जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो सोसाइटी से ड्राइव होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखिए जब जस्टिस की बात हो रही है तो जॉन रॉल्स का कितना कॉन्सेप्ट उनसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आप जॉन रॉल्स को अच्छे से पढ़िए, चाहे वो एज अ थिंकर पढ़ रहे हैं या फिर जब जस्टिस के कॉन्सेप्ट में आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो जॉन रॉल्स के जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सॉरी कौन कौन सा इनमें से सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ए और सी जो दोनों सही है। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। स्टेट इंस्टीट्यूशन का नहीं बताते, वो सोशल इंस्टीट्यूशन बताते हैं, और उसके बाद जो है वो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। और तीसरी जो है, इन अ जस्ट सोसाइटी द राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग। पॉलिटिकल बार्गेनिंग के अंदर नहीं होते हैं, ये वो कहते हैं। चलिए 7 क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नोजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी। रॉबिन नोजिक की जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। प्रिंसिपल ऑफ फाइनल एक्विजिशन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर ये पहला प्रिंसिपल है, मतलब आप प्रॉपर्टी को कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं, आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब आपको आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एक जस्ट तरीका हो गया। उसके बाद जो है ये ट्रांसफर हो गया। एक्विजिशन आप एक्वायर कर सकते हो, मतलब आप अपनी लेबर का यूज करके अपनी हार्ड वर्क के थ्रू जो है प्रॉपर्टी को अर्न कर सकते हो, तो तब भी आप जो है ये एक लॉ के अंडर रहकर आप अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो तो इसको कहते हैं जस्ट इन एक्विजिशन। फिर जस्ट इन ट्रांसफर भी आपको समझ आ गया। फिर जस्टिस इन रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, अगर इन दोनों प्रिंसिपल से प्रॉपर्टी आप एक्वायर नहीं कर रहे, मतलब आप इनजस्टिस तरीके से जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो, तब जो है रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब इस प्रॉपर्टी को जो है आपसे छीन लिया जाना चाहिए। तो ये 3 प्रिंसिपल्स एंटाइटलमेंट थ्योरी में डिस्कस करते हैं कौन? रॉबर्ट नोजिक।
फाइनल एक्विजिशन जैसा कोई प्रिंसिपल वो डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए ये थे जस्टिस को लेकर। अब हम राइट्स की ओर बढ़ते हैं, तो राइट्स के टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए बताइए, होफिल्ड ज्यूरल कोरेलेटिव्स, चूज द करेक्ट पेयरिंग। आपको जो है एक करेक्ट पेयर जो है यहाँ पे बनाना है। आपको राइट को मैच करना है किसके साथ, मतलब को रिलेशन है उनकी, जो एक है, एक आइडिया है तो दूसरा एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा आपको मैच करना है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। होफेल्ड के द्वारा जो है ये ज्यूरल कोरिलेटिव दिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। राइट्स जहां पे है वहां पे ड्यूटी होगी, जहां पे प्रिविलेजेस नो राइट की बात होगी, पावर होगी, पावर के साथ साथ लाइबिलिटीज भी होगी, और इम्यूनिटी होगी तो डिसेबिलिटी भी होगी। मतलब ये इनका आपसी रिलेशन है, एक है तो दूसरा दूसरा का भी आप एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हो। लीगल रिलेशन अमंग द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। चलिए सेकंड को देखिए, विच रिफ्लेक्ट अ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स क्लेम। आपको ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स क्लेम को कौन इनमें से रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक अलग जो है एक ग्रुप, एक संगठन को राइट्स की बात करेगा यहाँ पे। जेनरिक सिविल लिबर्टी, वेटेड वोट्स फॉर ऑल, माइनॉरिटी लैंग्वेज एजुकेशन प्रोटेक्शन, या फिर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, माइनॉरिटी लैंग्वेज एंड एजुकेशन प्रमोशंस। मतलब जो माइनॉरिटी राइट्स है जो एजुकेशन का, ये एक ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट क्लेम है। ये मल्टीकल्चरलिज्म और माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस को एक क्लासिकल एग्जांपल है उसकी। Who said every state is known by the rights that it maintains? ऐसे स्टेटमेंट कौन कहते हैं, कौन से थिंकर की ये स्टेटमेंट है कि हर एक जो राज्य है वो इस बात से जाना जाता है कि वो किस तरीके के राइट्स जो है अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवा रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो सही है, लास्की की स्टेटमेंट है। तो हारोल्ड लास्की जो है एम्फसाइज दैट नेचर ऑफ द स्टेट इज रिफ्लेक्टेड इन द राइट्स। जो स्टेट्स का जो नेचर है वो इस बात से हम उसको तय कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के राइट्स जो है इंश्योर कर रहा है अपनी स्टेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है आपको सही है वो बताना है। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नो राइट्स कैन बी गिवन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। आप जो है ये सही है, आप किसी सामाजिक हित के विरोध जो है खिलाफ जो है आप कोई भी राइट जो है प्रोवाइड नहीं करा सकते। पहला जो सही है, ग्रांट ऑफ राइट हैज नो कंसर्न विद सोशल। हाँ बिल्कुल कंसर्न तो होता है सोशल इंटरेस्ट के साथ। राइट्स कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर। नो नो, एंटी सोशल कैरेक्टर तो होना नहीं चाहिए। सोसाइटी में राइट्स, सोसाइटी को जो है स्टेट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकता है, लेकिन एंटी सोशल नहीं होना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी के तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट्स आर अ सेल्फिश कैरेक्टर। नो नो, ये नहीं है, वे कलेक्टिव इन नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव थ्योरी ऑफ राइट्स। पॉजिटिव ऑफ थ्योरी ऑफ राइट्स के साथ इनमें से कौन से थिंकर जो है वो उसको आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। मतलब पॉजिटिव थ्योरी ऑफ राइट्स क्या कहती है, जो पॉजिटिव थ्योरी जो है स्टेट्स का इंटरफेरेंस उसको सही मानती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। बेंथम और लॉक जो है दोनों नहीं मानते हैं। बाकी जो टी एच ग्रीन हो गया और जो हमारे पॉजिटिव थ्योरी को सपोर्ट करने वाले राइट्स कम फ्रॉम सोसाइटी स्टेट, सोसाइटी या स्टेट से आते हैं। ग्रीन और लास्की जैसे थिंकर जो है इसको आइडिया को सपोर्ट करते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो है बेंथम और जो हमारे लॉक है वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करते हैं। इनहेरेंट प्री पॉलिटिकल लॉक जैसे थिंकर्स इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म, राइट्स एज लीगल कमांड्स। ये क्या है, लीगल कमांड्स है, लीगल इंस्टीट्यूशन से ड्राइव किए जाते हैं, ये बेंथम कह रहे हैं। Thus, Bentham and Locke are not positive theory proponents. Rights are what we may expect
फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस हु सेड इट। ये ऐसा कौन कह रहे हैं कि राइट्स आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। राइट अधिकार क्या है? जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, और जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उसको राइट्स कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। हॉब्स जो है यहाँ पे सही रहने वाले हैं। एलटी हॉब्स जो है राइट्स आर रेसिप्रोकल क्लेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद हॉरल्ड जे लास्की। हॉरल्ड जे लास्की के साथ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिलोंग करती है? ये हमने अभी देखी है। ये दोबारा क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सी, दोनों जो है उनके साथ। एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन, ये हमें अभी हमने पढ़ा। और दूसरी उनकी एक और स्टेटमेंट है, राइट्स आर कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू हिज बेस्ट सेल्फ। ऐसा वो 2 स्टेटमेंट्स कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लास्की को हमने देख लिया, उनके राइट्स के संबंधित जो उनका विचार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है, तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सी सही है या गलत है। तो राइट्स एसेंशियली बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। दूसरी स्टेटमेंट कहती है एनी पॉलिटिकल थ्योरी विच डिनाइज राइट्स अगेंस्ट द स्टेट इज नो थ्योरी ऑफ राइट्स। तो राइट्स क्या है? जो भी कन्फ्लिक्शन होती है इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल चाहता है कि उसको ज्यादा फ्रीडम मिले, लेकिन स्टेट का निर्माण होता है कि वो इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करे, वो जस्टिस को एस्टेब्लिश करे। जब इन आइडियाज को, इन प्रिंसिपल्स को स्टेट इंप्लीमेंट करने जाती है तो एक कन्फ्लिक्शन पैदा होता है बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड स्टेट आइडिया ऑफ कॉमन गुड। तो वहां पे जो कन्फ्लिक्शन होती है उसको जो है राइट्स के थ्रू ही तो हम मेंटेन करते हैं, एक बैलेंस बनाता है राइट्स, ताकि स्टेट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके और दूसरी तरफ जो है इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। एनी पॉलिटिकल थ्योरी विच डिनाइज राइट्स अगेंस्ट द स्टेट इज नो थ्योरी ऑफ राइट्स। मतलब ऐसी थ्योरी जो कहती है कि इंडिविजुअल्स को कोई राइट नहीं है स्टेट के अगेंस्ट, तो वो थ्योरी ऑफ राइट नहीं है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के पास कुछ होगा ही नहीं, कुछ राइट्स होंगे ही नहीं, तो फिर वो राइट्स का तो क्या मतलब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। दोनों जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। विच थ्योरी ऑफ राइट्स क्लेम दैट राइट्स आर इनअलाइनेबल एंड प्रायर टू सोसाइटी स्टेट। कौन सी इनमें से थ्योरी कहती है कि हम राइट्स को अलग नहीं कर सकते इंडिविजुअल से एंड प्रायर टू सोसाइटी स्टेट, और स्टेट और सोसाइटी से पहले है उसका जन्म होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। थ्योरी ऑफ नेचर राइट्स ऐसा कहती है। थ्योरी ऑफ नेचर राइट्स को आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो लॉ जेफरसन जैसे थिंकर्स, राइट्स आर इनअलाइनेबल, इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर एंड एग्जिस्ट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी। राइट्स आर नेचुरल। लीगल राइट्स डिपेंड ऑन लॉज। जो लीगल राइट्स हैं वो लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो स्टेट्स के द्वारा ही जो है उनका निर्माण होता है, स्टेट्स के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्टेट उनको लेके आती है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो है वो कहते हैं अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से आते हैं। सोशल वेलफेयर राइट्स आर क्रिएटेड। तो चलिए डेमोक्रेसी का फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज चीफली एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का यहाँ पे कौन से थिंकर उनके साथ उनके आइडियाज को सपोर्ट करते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। हैबरमास, गटमैन एंड थॉमसन जो है तीनों जो थिंकर हैं ये इनके आइडियाज के साथ बिलोंग करते हैं, डेलिब्रेट आइडिया डेमोक्रेसी के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या चीज है? गवर्नेंस बेस्ड ऑन रीजन, डिस्कशंस एंड कंसेंसस। मतलब डेमोक्रेसी को गवर्नेंस किया जाना, गवर्नेंस होनी चाहिए बेस्ड ऑन डिस्कशन, डिबेट्स एंड मेजर थ्योरीज, जहां पे जर्गन हैबरमास, एमी गटमैन एंड डेनिस थॉमसन जो है ये चीफली एसोसिएटेड थिंकर्स हैं। विच इज नॉट अ नेसेसरी फीचर ऑफ पॉलियार्की। पॉलियार्की का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? चलिए बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा सही रहने वाला? ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। सिंगल पार्टी डोमिनेंट जो है पॉलियार्की का फीचर नहीं है। बाकी इलेक्टेड ऑफिशियल्स, इंक्लूसिव सफरेज एंड सिविल लिबर्टी जो है
ये पॉलियर्की का फीचर रहने वाला। पॉलियर्की का कंसेप्ट जो रॉबर्ट डॉल के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे, वो इलेक्टेड ऑफिशियल होने चाहिए, पहला फीचर। इंक्लूसिव सफरेज, मतलब हर एक को जो है वोटिंग राइट्स होना चाहिए। सिविल लिबर्टीज होनी चाहिए सबके पास। और उसके बाद फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए। एक्सक्लूड सिंगल पार्टी डोमिनेंस को, वो इस आइडिया को नहीं सपोर्ट करते। इसके विपरीत जो है फ्री फेयर कंपटीशन के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर फंक्शनल इन स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में कौन से जो है फंक्शन करते हैं, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। देखिए स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आज भी फॉलो किया जाता है। तो ये कौन कौन सा जो है मेथड्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे यूज किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है? डी जो है वो सही है। ए बी सी डी सभी को यूज किया जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं। स्विट्जरलैंड में लैंडजेमाइन ओपन असेंबली होती है, यहाँ पे ओपन डिस्कशंस होता है उस वहां पे, एक इसको कहते हैं लैंडजेमाइन। दूसरा रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल जैसे ये टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंडम हो गया जहाँ पे पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको पब्लिक से अप्रूव करवाया जाता है। इनिशिएटिव जब पब्लिक सामने आकर किसी लॉज को या फिर कुछ एक डिसीजंस को गवर्नमेंट को सामने रखती है, कुछ अपना फ्रेमवर्क रेजोल्यूशंस, तो उसको इनिशिएटिव कहते हैं। तो इस तरीके से जो है कि कोई गवर्नमेंट का प्रायर डिसीजन है उसको जो है जनता में लाया जाए तो उसको रिकॉल कहा जाता है, कोई प्रायर डिसीजन है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज एन एडवोकेटर ऑफ कॉस्मोपोलिटियन डेमोक्रेसी? कॉस्मोपोलिटियन डेमोक्रेसी मतलब वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी को लेके जाना, उसको समझना। ये कौन से आइडियाज का, कौन से थिंकर इसके साथ एसोसिएटेड है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इमैनुअल कांत, जो उनका आइडिया है परपेचुअल पीस, तो वो पीस को मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि हर एक जो स्टेट है वो सॉवरन इन नेचर होनी चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्लोबल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। कॉस्मोपोलिटियन आइडियाज को, डेमोक्रेसी को वहां पे सपोर्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन? प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन के टर्म में जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को कौन डिफाइन करते हैं? मतलब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, प्लूरिटी होनी चाहिए। ऐसा आइडिया किसका है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। जे कोहेन का आइडिया रहने वाला है, जो प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन एंड रीजन डायलॉग को सपोर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की एसेंशियल कंडीशन इनमें से कौन सी नहीं है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। कमिटेड जुडिशरी जो है वो एसेंशियल फीचर नहीं है डेमोक्रेसी का। बाकी लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना, ये हो गया। जुडिशियल कमिटमेंट टू गवर्नमेंट आइडियोलॉजी कंट्राडिक्ट डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल तो खिलाफ है। मतलब जुडिशियल जो कमिटमेंट क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट के आइडियाज को जुडिशरी सपोर्ट करेगी, उसके आइडियाज को प्रमोट करेगी। तो अगर ऐसा जुडिशरी करने लगी तो फिर जुडिशरी का चेक्स तो ना रहा लेजिस्लेचर के ऊपर, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो इसलिए जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का, आगे कमिटेड डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अ डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, ऐसा कौन कह रहे हैं? तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। जॉन डिवे कहते हैं। जॉन डिवे जो है व्यू डेमोक्रेसी एज सोशल एंड मॉरल आइडियाज, नॉट जस्ट पॉलिटिकल, एक सिर्फ पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है, एक सोशल सामाजिक और जो मॉरल इन नेचर है। चलिए 9 को देखिए। ऑब्जर्वेशन अबाउट डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से कौन सी आपको सही है वो बताना। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हो गया, वहां पे डिबेट, डिस्कशंस और जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कंसेंसस बेस पे लिए जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही रहने वाला। ए बी जो है स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है गलत है। फ्री एंड इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ रीजन होना चाहिए, एम कंसेंसस एंड कंसेंसस बिल्ड किया जाना चाहिए व्हाइल टेकिंग डिसीजंस आर फॉर्मिंग पॉलिसीज, और सी आ सिस्टम ऑफ लेजिटिमेट इवन विदाउट फ्री एंड रीजन। हाँ,
फ्री और रीजन जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। सी तो नहीं है। प्रैक्टिकल कंसेप्शन विद रिवेलरीज, एक रिवेलरी होनी चाहिए, एक दूसरे का विरोधाभास होना चाहिए, वैसा नहीं है। कंसेंस यहाँ पे बात करते हैं ऑन द मॉरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये ई भी सही है। ये कुछ फीचर्स हैं उनके। चलिए 10th को देखिए, विच वन इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? आई होप इजी क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे, पहले भी इस तरीके का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अभी एक बार फिर से ये एक और साल में जो है इस क्वेश्चंस को पूछा गया, थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी सेम ही रहने वाला। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। फिलबस्टरिंग जो है वो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नहीं है, बाकी रेफरेंडम, रिकॉल और प्लेबिसाइड जैसे आइडियाज जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ बिलोंग करते हैं। और फिलबस्टरिंग क्या होता है? पार्लियामेंट्री डिलेइंग टैक्टिक्स, कोई भी पार्लियामेंट्री डिसीजंस है या फिर कोई डिबेट चल रही है उसको डिले करना, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल नहीं है। रेफरेंडम क्या हो गया? डायरेक्ट वोट ऑन पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी के ऊपर डायरेक्ट वोट करना, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है उसके ऊपर वोटिंग करवाना पब्लिक से। इनिशिएटिव, जब सिटीजन जो है प्रपोज करते हैं लास्ट टू द गवर्नमेंट, उसको इनिशिएटिव कहते हैं। और उसके बाद रिकॉल, रिमूवल ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है उनको रिमूव करना, ये इस रिकॉल में आता है। चलिए 11 को देखिए, द प्रोसेस इन विच डिक्टेटोरियल रूलिंग एलीट इंट्रोड्यूस liberalizing reform leading to democracy is known as, the process in which डिक्टेटोरियल रूलिंग लीड, कुछ लीड्स जो है वो क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस लिबरलाइजिंग रिफॉर्म्स लाएंगे डेमोक्रेसी में, उसको क्या कहते हैं? ये कौन सी अप्रोच है? तो ये राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। टॉप डाउन जो है, कुछ इलीट जो है वो रिफॉर्म्स लाएंगे, इसको कहते हैं टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस। और जब मासेस के द्वारा ये काम किया जाता है उसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, थिंकर्स एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनमें से कौन से थिंकर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ जो है उनका नाता है? कौन से सही है इसमें से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ए सी ई, ए कौन सा है? कैरोली पेटेमैन। सी कौन से हैं? बेंजामिन बार्बर। और हमारे सी ई जो है सी बी मैकफरसन, जिन्होंने पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया भी दिया है। कैरोले पेटेमैन, बेंजामिन बार्बर एंड सी बी मैकफरसन जो है इसके साथ एडवोकेट करते हैं, किसके साथ? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या कहती है? कि जो है इंडिविजुअल्स की जो है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और हैबरमास जो है वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के साथ बिलोंग करने वाले थिंकर हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है पावर के कंसेप्ट्स को देखते हैं। पावर के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आ रखे हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, स्टीवन लुकीज थ्री डायमेंशनल व्यू हाइलाइट्स, जो स्टीवन का जो पावर को लेकर थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट है उसको, उसमें क्या हाईलाइट होता है? चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एजेंडा, कंट्रोल एंड प्रेफरेंस शेपिंग बियॉन्ड ऑब्जर्वेबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आइए देखते हैं, जो स्टीवन लुकीज हैं अपनी राइटिंग पावर अ रेडिकल व्यू में थ्री डायमेंशन ऑफ पावर को बताते हैं। फर्स्ट डायमेंशन क्या होगी? डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर, ये हो गया ऑब्जर्वेबल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब डायरेक्ट। दूसरा हो गया एजेंडा सेटिंग करना, कीपिंग इशू ऑफ द एजेंडा, मतलब जो जैसे आज भी देखिए गवर्नमेंट कैसे खेलती है कि जो रियल इश्यूज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन हो गया, ये बेसिक चीजें जो है इनसे ध्यान भटका के कहीं रिलीजन पे, कहीं कल्चर का यूज करके, मतलब गवर्नमेंट जो है एजेंडास को क्या करती है? ऑफ करती है। कीपिंग इशू ऑफ द एजेंडा, तो ये पावर को मेंटेन रखने के लिए एजेंडास को अपनाया जाता है। पहला आ गया डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग करके, दूसरा एजेंडा सेटिंग करके, और तीसरा जो है वो कहते हैं कि प्रेफरेंस शेपिंग। अब जनता क्या चाहेगी ये सरकार तय करे। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं,
जैसे हमारा रिलीजन हो गया या फिर जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में, उनका यूज करती है और डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का यूज करती है अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए। Thus, Lucas moved beyond visible conflict to substantial ideology। जैसे जो हमारे कथा होती है, कथावाचक है, उनका इस्तेमाल करके या फिर और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया, उनसे जो है कंट्रोल करना, माइंडसेट को कंट्रोल करना और जनता क्या चाहेगी इस चीज को मैनिपुलेट करना, जनता के आइडियाज को मैनिपुलेटिंग परसेप्शन सो दैट कंफ्लिक्ट नेवर अराइज, ताकि कंफ्लिक्ट ना पैदा हो और पावर को मेंटेन किया जा सके। चलिए मैच द फर्स्ट लिस्ट वन है और लिस्ट सेकंड के साथ उसको मैच करना है। तो चलिए बताइए, पावर और नॉलेज का कंसेप्ट किसका है? हेजमोनी, एलीट सर्कुलेशंस एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशंस। तो आई होप आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। फर्स्ट जो है ए का वन, पावर नॉलेज का कंसेप्ट जो है वो नॉलेज इज पावर कौन कहते हैं? फौकॉल्ट कहते हैं। हेजमोनी का कंसेप्ट जो है वो ग्राम्स्की के द्वारा दिया जाता है। वहां पे जो कल्चर्स को बेस मानते हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस को सुपर स्ट्रक्चर मानते हैं। इलीट सर्कुलेशन का कंसेप्ट जो है वो प्लेटो के द्वारा दिया जाता है। मिचेल फौकॉल्ट जो नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ पावर, हेजमोनी का कंसेप्ट जो है कंसेंट बेस्ड डोमिनेंस ऑफ रूलिंग, रूलिंग जो है कंसेंसस के बेस पे होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चंस के बेसिस पे होनी चाहिए। और इलीट सर्कुलेशन जो है वेलफेयर प्लेटो के द्वारा डिस्कस किया जाता है, जहां पे एलीट्स जो है रोटेट होते रहते हैं। तो कहते हैं कि पावर जो है हमेशा एलीट्स के बीच में सर्कुलेट होती रहती है। जो पहले एक जो है एलीट जो है ग्रुप ऑफ एलीट जो है पावर में आएगा, उसके बाद जो उसका अपोजिशन होगा फिर उसको उसी से रिप्लेस किया जाता है और इसी तरीके से पावर जो है उनके बीच में रिवॉल्व करती रहती है और मासेस के बीच में पावर एक वैम है, एक मिथ है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जॉन मैकर्सी एंड मेयर जेड जो है इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कंसेप्ट को लेके आते हैं और जहां पे सोशल मूवमेंट्स थ्योरी को डिस्कस करते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर, पावर इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्टेटमेंट वन कहती है कि पावर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन एंड हैज अ रिप्रेसिव कैरेक्टर। स्टेटमेंट सेकंड कहती है पावर कुड आल्सो बी बेस्ड ऑन कंसेंट एंड लेजिटिमेसी। तो चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि पावर जो है कोएर्सिव नेचर भी हो सकती है और पावर बेस्ड ऑन द कंसेंट एंड लेजिटिमेसी भी हो सकती है। अगर पावर कोएर्शंस के नेचर पे देखें तो ये ट्रेडिशनल वेबरियन व्यू है, और जबकि पावर एज अ कंसेंट एंड लेजिटिमेसी तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ग्राम्स्की जो इसको प्रमोट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ हेजेमोनी एंड फौकॉल्ट डिस्कस पावर, और फौकॉल्ट इवन यहां तक कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी बोथ कोएर्शंस एंड कंसेंट एज द बेसिस ऑफ पावर। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट सिटीजनशिप को देखते हैं। तो जितने भी सवाल है यहाँ पे देखते हैं 7 years के। तो टीएच मार्शल सीक्वेंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स इज कॉमनली स्टेटेड एज, आपके जो टीएच मार्शल जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं सिटीजनशिप को लेकर, जो उनके राइट्स जो उनके द्वारा दिए गए राइट्स का जो सीक्वेंस है प्रॉपर, उसको बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। पहले सिविल राइट आएंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की गई, फिर उसके बाद सोशल राइट्स। जैसे टीएच मार्शल अपनी किताब सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस 1950 में डिस्क्राइब करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कैसे इवॉल्व हुई। तो जैसे जैसे सिटीजनशिप इवॉल्व हुई वैसे वैसे जो है राइट्स को भी डिमांड किया गया। सिविल राइट्स क्या कहते हैं? 18th सेंचुरी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्टिस, प्रॉपर्टी जैसे राइट जो है सिविल राइट्स हैं। जो सिविल राइट्स हैं ये इंडिविजुअल इन नेचर होते हैं और इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है, उसकी ऑटोनॉमी है, उसको एनहेंस करने के लिए ये ज्यादातर फोकस्ड होते हैं। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल राइट्स इन 19th सेंचुरी, यहाँ पे वोटिंग राइट, राइट टू वोट हो गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया। तो यहाँ पे टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, टू फॉर्म ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स को डिमांड किया गया। उसके बाद पॉलिटिकल राइट के बाद जो है सोशल राइट जो 20th सेंचुरी में इस यहाँ पे इवॉल्व होते हैं और वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया। इसलिए सिविल, पॉलिटिकल और सोशल एक करेक्ट सीक्वेंस है। चलिए सेकंड को देखिए, विच पेयर इज करेक्ट, इनमें से आपको बताना कि सही कौन सा पेयर जो है वो पेयर इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? वीडियो को पास कीजिए, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है। जस्ट सॉइली मतलब राइट ऑफ सॉइल जो है
ये जो है सही मैच है, बाकी जो है सही नहीं है। सिविल नेशनलिटी जो है वो किसके साथ बिलोंग करेगा? पॉलिटिकल लीगल, नॉट बेस्ड ऑन ब्लड लाइन के साथ। जस्ट ओनली में तो राइट्स ऑफ साइल सिटीजन बाय बर्थ इन अ टेरिटरी, जो भी किसी एक टेरिटरी में पैदा होंगे उसको उनको जो सिटीजनशिप दी जाती है उसको राइट ऑफ सॉइल कहते हैं। ठीक है। जस्ट सैंगुइनिस तो राइट ऑफ ब्लड कहा जाता है, मतलब जो आपका नाता होगा अपने जो आपके पेरेंट्स हैं वो जिस जगह पैदा होते हैं उसके बेसिस पे आपको सिटीजन मिलेगी, उसको राइट ऑफ ब्लड या फिर जस्ट सैंगुइनिस कहते हैं। सिटीजनशिप बाय पेरेंटेज नॉट रेजिडेंस। और डिनाइजनशिप इसको कहते हैं हिस्टोरिकल मीन लिमिटिंग राइट्स ऑफ रेजिडेंट, राइट्स करना, लिमिटेड राइट्स ऑफ रेजिडेंट नॉट फुल पॉलिटिकल राइट्स। बस जस्ट सॉइल जो है वो राइट ऑफ सॉइल जो करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड को देखिए, द बेस्ट प्रमोटर सॉरी द बेस्ट प्रोफाउंडर ऑफ पॉलिटिकल सॉरी द बेस्ट प्रोफाउंडर ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज। प्लूरलिस्टिक थ्योरी के साथ बिलोंग करने वाले प्रोफाउंडर कौन से हैं जिन्होंने प्रोफाउंड किया इस आइडिया को? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बी.एस. टर्नर जो है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी के प्रोफाउंडर माने जाते हैं। और बी.एस. टर्नर जो है जो चैलेंज करते हैं टी.एच. मार्शल के लीनियर मॉडल को। टी.एच. मार्शल कहते हैं कि यूनिवर्सल आइडिया होना चाहिए सिटीजनशिप का, लेकिन यहाँ पे बी.एस. टर्नर जो है वो कहते हैं कि प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को सामने लेके आते हैं। एम्फेसाइज दैट सोशल स्ट्रगल, कल्चरल डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ना कि एक यूनिवर्सल सीक्वेंस होना ये जरूरी नहीं है सिटीजनशिप के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप को लेकर आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर जो है आप चूज कीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ए सी डी और सही है। तो सिटीजन इज नोन बाय द राइट्स ही इज अलाउड टू एक्सरसाइज, जो भी उसको राइट्स दिए जाते हैं उसी से ही तो उसकी सिटीजनशिप क्या होती है। अ पर्सन लिविंग इन द स्टेट टेरिटरी इज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट। हाँ, ये ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि फॉरनर भी तो आके यहाँ पे रह सकते हैं, तो ये नहीं है। सिटीजनशिप कैन बी गारंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। हाँ, नेचुरलाइजेशन के थ्रू दी जा सकती है। इफ वन इज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट ही विल बी रिकॉग्नाइज। हाँ, ये भी एक प्रिंसिपल हो सकता है। तो इस तरीके से जो है एक सिर्फ एक जगह किसी एक कंट्री में रहना, इससे जो है सिटीजनशिप तय नहीं होती है, क्योंकि फॉरेनर भी तो आके रह सकते हैं। Who said the concept of citizenship has gone out of fashion among political thinkers? ऐसा कौन कह रहे हैं? कौन से थिंकर की स्टेटमेंट है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला। वेन गनस्ट्रीन जो है वो इस आइडियाज को देते हैं, और गनस्ट्रीन का आर्ग्यू करते हैं सिटीजनशिप लॉस्ट रेलिवेंस। सिटीजनशिप का जो नागरिकता वो अब उसका रेलिवेंस वो खो चुकी है। क्यों क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी शिफ्ट टुवर्ड्स स्टडिंग क्लास पावर एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। होवेवर स्ट्रेस द नीड टू रिवाइव सिटीजनशिप डिबेट इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इस आइडिया को रिवाइव किया जाना चाहिए, इसकी जरूरत है आज। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द टर्म internal restrictions and external restriction in the discourse of multiculturalism? इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन में एक डिस्टिंग्विशन करते हैं कौन इनमें से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है। विल कैमली का जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म के साथ बिलोंग करने वाले एक थिंकर हैं, और यहाँ पे जो विल कैमली का जो अपनी मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप के जो आइडिया 1995 में वो देते हैं। ये मोस्टली जो है कंसेप्ट जो है मल्टीकल्चरलिज्म के साथ बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिटीजनशिप के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लिमिट इम्पोज्ड बाय कल्चरल ग्रुप्स ऑन देयर ओन मेंबर्स। जब एक ही कल्चरल ग्रुप के लोग अपने ही लोगों पे जो लिमिटेशंस लगाई जाती है उसको इंटरनल रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ कल्चरल ग्रुप के ऊपर बाहर से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उसको एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। यह आर्ग्यूड फॉर बैलेंसिंग ग्रुप राइट्स विद इंडिविजुअल राइट्स। जो इंडिविजुअल राइट्स है और ग्रुप राइट्स है उनके बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को। तो बताइए, सिविक वर्सेस एथनिक नेशनलिज्म डिस्टिंक्शन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ किस थिंकर के साथ बिलोंग करता है ये आइडिया? सिविक वर्सेस एथनिक नेशनलिज्म।
जो डिस्टिंक्शन का काम करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। हंस कोहेन जो है वो सिविक और एथनिक नेशनलिज्म के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो सिविक नेशनलिज्म क्या होता है? बेस्ड ऑन शेयर पॉलिटिकल वैल्यूज एंड लीगल इक्वालिटीज, ये सिविक नेशनलिज्म हो गया। मतलब ऐसे नागरिक या ऐसे इंडिविजुअल जो जिनका एक सेम जो है पॉलिटिकल वैल्यूज और लीगल इक्वालिटी हो, उसके दायरे में आकर जो है नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, आइडियाज को, उसको कहते हैं सिविक नेशनलिज्म। दूसरी तरफ हो गया एथनिक नेशनलिज्म, जो हमारे एक जैसे एंसेस्टर हो, पूर्वज हो, और हमारा एक जैसा कल्चर हो, उसको लेकर, या फिर एथनिसिटी जो है उसको लेकर जो है हम जब एक दूसरे के साथ आते हैं और वननेस की फीलिंग हमारे में होती है, उसको एथनिक नेशनलिज्म कहा जाता है। चलिए सेकंड को देखिए, विच इज नॉट टाइपिकली लिंक टू एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म इन इंडिया। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म के साथ नहीं बिलोंग करता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कल्चरल एसिमाइलेशन ऑफ सेटल जो है नहीं है, बाकी स्वदेशी हो गया, नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिफेंस जो है वर डायरेक्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो जो कल्चरल एसिमाइलेशन ऑफ सेटलर है रेफर टू कॉलोनियल सेटलर डोमिनेंस, जो कॉलोनियल सेटलर उनका जो डोमिनेंस है उसको नॉट इंडियन नेशनलिज्म के साथ नहीं बिलोंग करता। ये लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिबरलिज्म आइडियोलॉजीज को। देखिए कुछ आइडियोलॉजीज या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं और कुछ में कम है। तो अब हम जो है लिबरलिज्म को देखते हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रखे हैं पीवाईक्यूज। चलिए, हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म? लिबर्टेरियनिज्म का इसमें से कौन सा सपोर्टर नहीं है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला? तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। रॉबर्ट डॉल जो है वो लिबर्टेरियन थिंकर नहीं है, वो एक पॉलरिटी का कंसेप्ट लेके आते हैं, जबकि रॉबर्ट नोजिक हो गया, मिल्टन फ्राइडमैन और हेग जो है वो लिबर्टेरियन के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। और लिबर्टेरियन का आइडियाज जो है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करता है, जहां पे फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को भी लाया जाता है, क्योंकि वेलफेयर के नाम पे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्टेट जो है इंडिविजुअल लिबर्टीज को एक हार्म कर रही थी। तो इस वजह से जो है लिबर्टेरियन का जन्म होता है। तो रॉबर्ट डॉल जो है प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेट होते हैं, और लिबर्टेरियन जो एम्फेसाइज करते हैं मिनिमल स्टेट होनी चाहिए, फ्री मार्केट और इंडिविजुअल लिबर्टी जैसे प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती है। डॉल जो है पॉलियार्की और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। आपने करना है मैच लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो बताइए, मैच करके बताइए जल्दी आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ए का वन, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर यहाँ पे रहने वाला। तो ये आप मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। एडमंड बुके आपको पता है ये कंजर्वेटिव थिंकर है, मैरी वुllstonecraft एक फेमिनिस्ट थिंकर है, और सीबी मैकफर्सन जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ बिलोंग करते हैं, और हॉवर्ड वारेंडर जो है जिनका फेमस वर्क है द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स, हिज थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, जो हॉब्स की जो फिलोसफी है उसको लेकर डिस्कशंस करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क से हमने देख लिया, ये उनके साथ मैच सही है। चलिए, द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लिबर्टेरियनिज्म का पॉजिटिव इंपैक्ट इनमें से क्या हो सकता है, फाइंड आउट करना है आपको। तो चलिए राइट आंसर बताइए, सीधा बताइए, मैं आपको सीधा बताता हूँ राइट आंसर। टाइम बहुत कम है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहने वाला। ए, बी और डी जो है वो लिबर्टेरियन के पॉजिटिव इंपैक्ट है, जबकि इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव पूछे गए हैं। हु इज अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट? पॉजिटिव लिबरलिस्ट इनमें से कौन से हैं, चलिए बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहने वाला है। एच जे लास्की जो है वो पॉजिटिव लिबरलिस्ट हैं, और रॉबर्ट नोजिक जो है वो लिबर्टेरियन है, और यहाँ पे एच जे लास्की जो है वो एक पॉजिटिव लिबरलिस्ट है। फ्राइडमैन, नोजिक एंड स्पेंसर जो है वो नेगेटिव लिबरलिज्म या फिर लिबर्टेरियनिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। आपको अरेंज द फेस ऑफ लिबरलिज्म, उनको फेसिस को जो है अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बताइए सही क्रोनोलॉजी क्या होने वाली है, लिबरलिज्म का कैसे एवोल्यूशन हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सी बी ए डी
सी मतलब नेगेटिव लिबरलिज्म पहले आया, फिर उसके बाद जो है इगैलिटेरियनिज्म आया, उसके बाद जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड देन लिबर्टेरियनिज्म। तो चलिए नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। लिबरल नेगेटिव लिबरलिज्म जो है 17वीं सेंचुरी में आता है, जो क्लासिकल जिसको लिबरलिज्म कहा जाता है। इगैलिटेरियन जब जब इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा फोकस किया जाता है और इससे जो है समाज में इनइक्वालिटीज ज्यादा पैदा हो जाती है, तो वहां पे इगैलिटेरियनिज्म का जन्म होता है। ग्रोइंग फोकस ऑन इक्वालिटी को फोकस किया जाता है 19वीं सेंचुरी में। और पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है वहां पे स्टेट वेलफेयर का कंसेप्ट लाया जाता है, स्टेट का इंटरवेंशन जो है स्टेट को एज अ फैसिलिटेटर कंसीडर किया जाता है। और ये 20वीं सेंचुरी का कंसेप्ट है। और लिबर्टेरियनिज्म जो है वो रिटर्न टू फ्री मार्केट, ये लेट 20वीं सेंचुरी में आता है, जो न्यू लिबरलिज्म आइडिया भी साथ में लेके आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए। विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव? मॉडर्न लिबरलिज्म किसमें विश्वास नहीं रखता? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो सही है, मिनिमल स्टेट में विश्वास नहीं रखता। ये किसका प्रिंसिपल है? ये नेगेटिव लिबरलिज्म का प्रिंसिपल है, मिनिमल स्टेट का। क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न लिबरलिज्म तो स्टेट की वेल इंटरवेंशन को सही ठहराता है। देयर शुड बी अ स्टेट इंटरवेंशंस टू मेंटेन इक्वालिटी इन द सोसाइटी। चलिए 7 को देखिए। हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकफर्सन? सीबी मैकफर्सन के द्वारा जो है अर्ली लिबरलिज्म को किस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक देते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट जो है, जब भी आप पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को कंसेप्ट देखोगे तो वो सीबी मैकफर्सन के साथ ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अर्ली लिबरलिज्म एज अ पॉजिटिव मीनिंग क्या 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 कहता है? पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, द इंडिविजुअल एसेंशियली द प्रोप्राइटर ऑफ हिज ओन पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब जो अपनी उसके द्वारा खुद की मेहनत से जो कमाई हुई प्रॉपर्टी है, या फिर को खुद का जो अपनी फिजिकली जो बॉडी है या माइंड है उसको वो सॉवरेन होना चाहिए। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट क्या था? विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म? इनमें से कौन सा जो है लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, सॉरी एलिमेंट्स है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सॉरी, कौन से इनमें से जो है लिबरलिज्म के एलिमेंट्स हैं? तो आपको बताना, आपको सही जो है आंसर को चूज करना। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लिबरलिज्म के? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ए बी एंड डी जो है वो रहने वाला। इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू डेवलप हिज ओन पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल्स के पास राइट होने चाहिए। तो ऐसा लिबरलिज्म बिल्कुल कहता है। मैन इज अ रैशनल क्रिएचर, बिल्कुल ये रैशनलिटी द इंडिविजुअल्स को फोकस करता है, यहाँ पे उसको उसको रिकॉग्नाइज करता है। देन सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, हाँ ना, प्लूरलिटी को यहाँ पे फोकस करता है। सोसाइटी शुड बी प्लूरल होनी चाहिए, तो सी नहीं है। और डी क्या कहता है? इट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब स्टेट शुड बी गवर्न अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर करेक्ट विद रिगार्ड टू लिबरल डेमोक्रेसी? लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर क्या सही है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा इनमें से सही है आपको बताना है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो सही आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ए बी एंड डी जो है सही रहना है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। सुटेबल फॉर सोशलिज्म नहीं। लिबरलिज्म और सोशलिज्म, लिबरलिज्म इंडिविजुअल लिबर्टी को फोकस करता है, बाकी जो सोशलिज्म है वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी जस्टिस को फोकस करता है। तो ये उसका प्रिंसिपल नहीं है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। चलिए 10 को देखिए। व्हाट टर्म इज बेस्ट सूटेड टू डिस्क्राइब एन आइडियोलॉजी बेस्ड अपॉन अ रीथिंकिंग एंड अ रिसर्जेंस ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म? कौन सी टर्म जो है बेस्ट सूटेड करती है रीथिंकिंग एंड रीअसर्शन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। न्यो लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो ये इसको डिफाइन करता है। जो रीथिंकिंग को रीजर्शन ऑफ, मतलब न्यू लिबरलिज्म कहता है कि हमें रीथिंकिंग की जरूरत है ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, उसको फिर से लाने की जरूरत है, उसको रीथिंकिंग करके मॉडिफाई करके आज के टाइम पे जो है वहां पे मिनिमल स्टेट हो और फ्री मार्केट जैसी चीजें हो। तो ये न्यू लिबरलिज्म कहता है। ग्लोबलाइजेशन हो, न्यू लिबरलिज्म रिवाइव द क्लासिकल एम्फेसाइज प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट एंड डीरेगुलेशन, मिनिमल स्टेट्स, ये आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। Which of the following concept has not been used by C.B. Macpherson?
सीबी मैकफर्सन के द्वारा इनमें से कौन सा आइडिया यूज नहीं किया जाता? तो चलिए बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो सही है। कल्चरल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो सीबी मैकफर्सन के द्वारा नहीं दिया जाता, बाकी डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, उसके साथ एसोसिएशनल डेमोक्रेसी और एसोसिएशनल कैपेसिटी एंड एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी जो है ये सीबी मैकफर्सन के द्वारा दिया जाता है। चलिए 12 को देखिए। न्यू लिबरल पॉलिसी ओरिएंटेड एम्फेसाइज, जो न्यू लिबरल पॉलिसी है वो किसके ऊपर फोकस करती है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही रहने वाला? तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहां तक रहने वाला क्वेश्चन नंबर 12 का सी जो है सही है। मार्केट कंपटीशन, डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो है सही रहने वाला। ये फीचर्स हैं किसके? नियो लिबरल के। फ्री मार्केट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन। चलिए 13 को देखिए। आपको क्या करना है? मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो ये यहाँ पे आप मैच कीजिए। हेग का कौन सा इनमें से आइडिया वर्क है या फिर आइडिया? तो हेग का तो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है। तो जॉन रॉल्स का कौन सा है? डिफरेंस प्रिंसिपल को देते हैं। रॉबर्ट नोजिक जो है मिनिमल स्टेट्स, द्वारा जो है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए जो है रहने वाला है। 1, 2, 3 एंड 4 ये सही रहने वाला। डिफेंस प्रिंसिपल जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिस्कस करते हैं, और रॉबिन डोजी को मिनिमल स्टेट का कांसेप्ट एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में देते हैं, और रॉबिन डोजी की एक लिबर्टेरियन थिंकर है। जो रोनाल्ड ड्वार्किन है वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की के आइडियाज को प्रमोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट आइडियोलॉजी कंजर्वेटिज्म को। तो चलिए बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की फिगर ऑफ कंजर्वेटिज्म? इनमें से कौन से थिंकर जो है वो कंजर्वेटिज्म के साथ नहीं बिलोंग करते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। टी.एच. ग्रीन नहीं बिलोंग करते, बाकी एडमिट बुर्के और उसके साथ साथ मिचेल ऑक्सफोर्ड और रॉबर्ट वोन नोजिक जो है वो इसके साथ बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिज्म के साथ। एडमिट बुर्के को तो यहाँ तक फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है, और ऑक्सफोर्ड जो है मॉडर्न कंजर्वेटिव थिंकर है, और हेग जो है कंजर्वेटिव लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों जो है, जो टी.एच. ग्रीन है वो लिबरलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। चलिए, व्हाट आर द सेंट्रल बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का जो सेंट्रल बिलीफ है वो क्या है? कोर उसका बिलीफ्स क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर में आई थिंक बी जो है वो सही रहने वाला। ए और बी जो है सही है। ट्रेडिशनल हायरार्की एंड अथॉरिटी जो है ये कोर बिलीफ है किसके? कंजर्वेटिज्म के। बाकी सोशल ड्वारिनिज्म और सोशल लिबरलिज्म ये नहीं है। तो इसमें कौन तीन प्रिंसिपल्स होते हैं कंजर्वेटिज्म? ट्रेडिशन, हमें जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे ओल्ड कल्चर्स हैं, रीति रिवाज है, उसको आगे प्रमोट लेके आना, उसको रिवाइव करना, या फिर उसको आगे ट्रांसमिट करना। उसके बाद हायरार्की को सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ जो अथॉरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। विच इज क्लोजेस्ट टू बुर्किन कंजर्वेटिज्म? बुर्किन कंजर्वेटिज्म के साथ इनमें से कौन सा बिलोंग करता है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑर्गेनिक सोसाइटी, प्रूडेंस एंड ट्रेडिशन जो है वो सही रहने वाला। ये बुर्किन के जो कंजर्वेटिज्म के आइडियाज है उसके साथ उसके क्लोजेस्ट हैं। चलिए 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूएसए फॉरेन पॉलिसी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? न्यू कंजर्वेटिज्म मतलब ओल्ड इंस्टीट्यूशन का यूज करके डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। ये आई थिंक बी जो है वो सही रहने वाला है। प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी विद मिलिट्री प्राइमेसी। तो न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूएसए क्या कहता है? प्रमोटेड सेपरेटिंग डेमोक्रेसी ग्लोबल ऑफन विद मिलिट्री इंटरवेंशन एंड यूनिलेटरल यूएसए प्राइमेसी। तो ये रहने वाला। चलिए अब हम नेक्स्ट आइडियोलॉजी सोशलिज्म के ऊपर जितने भी सवाल आ रखे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले एमसीक्यू के साथ शुरुआत करते हैं। तो फैबियन सोशलिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो फैबियन सोशलिज्म है इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ग्रेजुअलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट
परमिशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो राइट आंसर बी रहने वाला। और यहाँ पे फैबियन सोशलिज्म, जो फैबियन सोशलिज्म है, इसका नाम जो है फैबियन सोसाइटी के नाम पे पड़ा। और जो फैबियन साम्यवाद है, इसका मतलब है कि ग्रेजुअल और धीरे धीरे जो है ये चेंज को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। एक रेडिकल वे को जो है ये रिजेक्ट करता है। इट रिजेक्टेड वायलेंट रेवोल्यूशन एंड एम्फेसाइज सोशल रिफॉर्म्स, वेलफेयर मेजर एंड इंस्टीट्यूशनल permissions, hence it is described as a gradual and reformist। तो ये ग्रेजुअल और पीसफुल चेंज में विश्वास रखता है। कौन? जो फैबियन सोशलिस्ट थिंकर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपको यहाँ पे मैच करना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो आप मैच कीजिए। तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो है वो आपको बताना है। तो सब करेक्टली मैच यहाँ पे एडवर्ड बैरन स्ट्रिंग, जो रिविजनिस्ट सोशलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। लग्जमबर्ग जो आपको पता ही है, ये एक मार्क्सिस्ट थिंकर है। प्रधान जो है वो बैरन स्ट्रिंग जो है वो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। उसके साथ साथ रोजनबर्ग जो है वो, रोजा लग्जमबर्ग जो है वो रेवोल्यूशनरी थिंकर है। वो एक वेलफेयर कैपिटलिज्म के साथ बिलोंग नहीं करते। और उसके बाद प्रधान जो है वो म्यूचुअलिज्म या फिर एनार्किज्म के साथ बिलोंग करते हैं, ना कि कम्युनिज्म के साथ। और सोरल जो है वो पार्लियामेंट्री ग्रेजुअलिज्म के साथ नहीं, सिंडिकलिज्म के साथ एंड जर्नल स्ट्राइक के साथ बिलोंग करते हैं। तो सिंडिकलिज्म क्या है? ये भी एक सोशलिज्म की टाइप है। तो यहाँ पे वर्कर यूनियंस के द्वारा जो है सोशलिज्म को प्रमोट किया जाता है, आइडियाज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? देखिए कुछ मिलता जुलता उसी तरीके का सवाल है। चलिए बताइए, आपको बताना कौन सा सही नहीं है। फैबियन, पीसफुल चेंज, गिल्ड सोशलिज्म, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, सिंडिकलिज्म, ट्रेड यूनियंस के द्वारा, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रेडिकल चेंज। तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। मेरे को डी सही लग रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो रेडिकल चेंज की नहीं बात करेगा, वो पीसफुल की एवोल्यूशनरी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करेगा थ्रू मतलब सोशलिज्म थ्रू ग्रेजुअल चेंज। और यहाँ पे विपरीत इसके लिखा हुआ। तो फैबियन सोशलिज्म तो आपको पता ही है, पीसफुल चेंज की बात करेगा। उसके बाद गिल्ड सोशलिज्म, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंडिकलिज्म, ट्रेड यूनियनिज्म के। तो ये था कुछ एमसीक्यू। देखिए दोनों क्वेश्चंस एक ही तरह के आ रखे हैं पीवाई क्यूज में। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सोशलिज्म, आपको सोशलिज्म के बारे में बताना कि क्या सही है। सोशलिज्म स्टैंड फॉर इक्वालिटी, सभी को पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए। चलिए मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ए, सी एंड डी जो है वो सही रहने वाला। देखिए सोशलिज्म जो है वो इक्वालिटी की को स्टैंड, मतलब इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना, इक्वालिटी को एश्योर करना, यही सोशलिज्म का मोटिव होता है। तो उसके बाद सोशलिज्म स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो नो नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं, ये रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो सोशलिज्म स्टैंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, हाँ ये कंपटीशन की जगह कॉपरेशन को सपोर्ट करता है। सोशलिज्म एम एट द एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म को एलिमिनेट करने की, हाँ बिल्कुल, ये कैपिटलिज्म को रिमूव करके सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहता है, और आगे जो है कम्युनिज्म की तरफ बढ़ने की प्रयास करता है। चलिए देखिए, इक्वालिटी की सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। सोशलिज्म से सोशल ऑनरशिप होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए। और इट सपोर्ट्स कॉपरेशंस ओवर कॉम्पिटिशंस, एलिमिनेट कैपिटलिज्म।
तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स। तो ये थे हमारे सोशलिज्म को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम मार्क्सिज्म को डिस्कस करते हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग है, थिंकर को आपको उसके की आइडियाज के साथ मैच करना है। देखिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, ये तो हम एक मतलब जो पीवाईक्यूज में आ रखा है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारी ई बुक में डले हुए हैं। वहां पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस सॉरी कॉन्सेप्ट्स को वहां से पढ़ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद जो है पीवाईक्यूज करिए दोबारा एक बार फिर, और उसके बाद जो है आप क्या करिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका पूरा होल टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। चलिए, ग्राम्सकी को मैच कीजिए, उसके बाद आल्थर्स है, ल्यूकस है, और फ्रैंकफर्ट स्कूल के को आपको मैच करना है। तो राइट आंसर इज ग्राम्सकी, तो आपको पता ही है, हेजमोनी का कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया। आल्थुजर जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ल्यूकस रेफिकेशंस और फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ क्रिटिकल थ्योरी बिलोंग करती है। तो हेजमोनी का कंसेप्ट उनके द्वारा दिया। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस जो है वो आल्थुजर के द्वारा दिया गया है। ये भी एक मतलब देखिए, पहले जो है एक रेडिकल चेंज की बात करते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जोड़कर जो है मार्क्सिस्ट थिंकर इसको देखते हैं, लेकिन बाद में जो है रिफाइन किया जाता है ग्राम्सकी जैसे थिंकर्स के द्वारा। और अल्थुजर भी यहाँ पे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात करते हैं, मतलब थ्रू आइडियोलॉजिकल जो है चेंज लाना। ल्यूकस जो है वो रेफिकेशंस की बात करते हैं, और देन फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के साथ जो है वो क्रिटिकल थ्योरी बिलोंग करती है। विच इज नॉट अ क्लासिकल मार्क्सिस्ट पोजीशन, क्लासिकल मार्क्सिस्ट पोजीशन इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज अ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं आंसर जल्दी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। आप आराम से आंसर दीजिए अपने हिसाब से, जो जल्दी दे सकता है वो जल्दी दीजिए, फिर वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। जिसका थोड़ा टाइम लगेगा वो वीडियो को वहीं तक पॉज रखिए, फिर जब तक आप आंसर नहीं देते तो फिर इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चल पाओगे। चलिए, ये तो सही रहने वाला है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज अ ओरिजिन ऑफ द स्टेट ये जो है मार्क्सिस्ट पोजीशन नहीं है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बिल्कुल वो हिस्ट्री को कहते हैं कि हिस्ट्री जो है डिटरमाइन करती है, और हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है ना वो डिटरमाइन करते हैं सोसाइटी को। एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट की पोजीशन है वो क्या, हाँ, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट प्राइवेट ओनरशिप की बात कौन करता है, कौन सी आइडियोलॉजी करती है? कैपिटलिज्म करती है। तो मार्क्सिस्ट जो है वो इसको हटाने की एबोलिशन की बात करती है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, हाँ बिल्कुल, हाँ, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट होना चाहिए, मतलब जो बर्जर्स क्लासेस है उसको रिमूव करके जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट होना चाहिए, एक स्टेज आएगी। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्कस करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज अ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, नो नो नो, वो कहते हैं कि स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बर्जर्स क्लास टू एक्सप्लॉइट द प्रोलेटरेट क्लास। तो वो एक्सप्लॉइटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट उसको कंसिडर करते हैं स्टेट को, और मैन मेड कंसीडर करते हैं उसको। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ बिलोंग करने वाले थिंकर्स हैं हॉबलॉग और रूजो। और मार्क्स दैट द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास डोमिनेशंस, ये मार्क्स क्या कहते हैं। व्हिच थिंकर हेल्ड द व्यू दैट लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज द प्रॉपर्टी क्लास पोजेस द पावर टू डोमिनेट अदर्स? ऐसा किस थिंकर ने कहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज क्लास का वो क्या कर रही है, पावर एक्वायर कर लिया उसने, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पास है, तो वो क्या कर रही है, इससे जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो डोमिनेट कर रही है दूसरों के ऊपर। तो ये लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक पावर ऑफ प्रॉपर्टी क्लास लीड टू डोमिनेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, हेंस लिबर्टी इज द नॉमिनल अंडर कैपिटल, मतलब ना के बराबर ही है, वो कुछ ही लोगों तक सीमित है। Who has dubbed Marxism as a totalitarian doctrine? कौन इनमें से टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन मानते हैं? क्योंकि जहां पे मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट की जब बात करेंगे तो वो भी तो एक टोटलिटेरियन का ही आइडिया, चाहे वो वीकर सेक्शंस को पावर एक्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक क्लास को दूसरी क्लास को मतलब डोमिनेट करने की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे डिक्टेटरशिप वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये भी तो
एक टोटलिटेरियन का एक मतलब तरफ जो है इशारा करता है। तो इसलिए जो है कौन से थिंकर इस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। कार्ल पॉपर जो है इनको क्रिटिसाइज करते हैं। कार्ल पॉपर जो उनकी किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी है, इन्होंने काफी सारे थिंकर्स को भी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, प्लाटो को लेकर और दूसरे थिंकर्स एरिस्टोटल को लेकर, इन सभी के ऊपर जो है अपने विचार दिए। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज क्रिटिसाइज मार्क्सिज्म एज अ टोटलिटेरियन बिकॉज इट्स डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी एंड जस्टिफाई द, क्योंकि ये जस्टिफाई करने का काम करती है कि प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। आपको असर्शन रीजन दिया गया, यहाँ पे आप देखिए, इनर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। दूसरा कहता है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म। तो बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला? राइट आंसर जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, सॉरी बी जो है वो सही है, क्योंकि दोनों जो है वो सही है। इनर कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल हाँ, जो कंट्राडिक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन वर्जियस क्लासेस एंड प्रोलेटेरिएट, ये डिस्ट्रॉय करता है किसको? कैपिटलिज्म को। और इसका साथ साथ जो है, जो सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है किसका? सरप्लस वैल्यू का। सरप्लस वैल्यू क्या होती है? जो मतलब टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड माइनस लेबर पेड, जो लेबर पे की जाती है वर्कर्स को, उसको आपको टोटल जो वैल्यू प्रोड्यूस की गई है एक प्रोडक्ट की, उसमें से आप हटा दो तो सरप्लस वैल्यू बचेगी। ये सरप्लस वैल्यू जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास के पास जाती है, तो इससे जो है ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो यही कंट्राडिक्शंस का एक बड़ा कारण है जिससे कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट चाहिए, और ए और आर और बोथ ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्ट कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री सीक्वेंस, आपको उसको सीक्वेंस वाइज में करना है कि मार्क्स ने जो हिस्ट्री को डिफाइन किया है कि कौन कौन सी ईयर में, सॉरी कौन कौन सी सेंचुरी में कब कब क्या होने वाला है, कौन सा सिस्टम होने वाला है इन सोसाइटी। तो सबसे पहले मार्क्स बताते हैं पहले क्या होगा। देखिए पहले तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आएगी, क्योंकि जब कैपिटलिज्म का जन्म होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी। उससे पहले की सोसाइटीज भी मार्क्स बताते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप शुरुआत करोगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थिंक ये सही रहने वाला। उसके बाद बर्जियस क्रिएट्स करंट सोसाइटी, बर्जियस क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास, दो क्लासेस में समाज बढ़ जाता है। उसके बाद जो है क्या होता है, कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म मासेस इनटू प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशंस होता है। और उसके बाद जो है प्रोलेटारिएट क्या करेंगे, पावर को सीज करेंगे, और देन एबोलिशन ऑफ क्लास स्टेट। अब जो है लास्ट में जो है बी आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ये एक मैथ्स का फॉलोइंग है, सॉरी सीक्वेंस है। तो आप याद रखिए, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी, उसके बाद बर्जियस क्लास क्रिएट की जाएगी, देन कैपिटलिज्म और जो प्रोलेटेरिएट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेवोल्यूशन होगा, तो प्रोलेटेरिएट जो है वो क्या करेंगे, पावर को सीज करेंगे। जब पावर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ जो है समाज को लेके जाया जाएगा, और यहाँ पे क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। तो ये था सीक्वेंस। अब हम जो है फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और यहाँ पे जो भी सवाल इंपॉर्टेंट आ रखे हैं पीवाईक्यूज में, आइए उनको समझते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर, आपको ऑथर दिए गए उनकी वर्क के साथ उनको मैच करना है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में फेमिनिज्म से क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, और इसी तरीके के तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। तो राइट आंसर बताइए, आपको बताना है कि करेक्ट मैच पेयर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहने वाला। साइमन डी बीवियर जो है वो द सेकंड सेक्स जो उनकी किताब है ये करेक्टली है, मैच है, बाकी जो है गलत है। तो आइए एक एक करके सभी की बुक्स को देखते हैं। साइमन डी बीवियर ऑथर करते हैं द सेकंड सेक्स 1949 में, जो फेमिनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्सटेंशनलिज्म को एक फाउंडेशन माना जाता है उसका। तो साइमन डी बीवियर किसके साथ है? द सेकंड सेक्स द फीमेल फेमाइन माइस्टिक्यू जो है बेटी फ्राइडविन के द्वारा, और जेंडर ट्रबल जो है वो
जुडिथ बटलर के द्वारा दी गई है। और अ रूम ऑफ वंस ओन वाज ऑथर्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। और मैरी वुल्फ स्टोनक्राफ्ट के द्वारा जो है वो विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमन के वुमन नामक किताब जो है वो लिखी गई है। वो एक बड़े थिंकर है मैरी वुllstonecraft फेमिनिज्म को लेकर। वो स्टेटमेंट अलाइन विद इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या हो गया, आइए बताइए। चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है। इंटरलॉकिंग सिस्टम्स लाइक जेंडर, रेस, क्लास शेप आउटकम्स। ये है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो टर्म है काइन की गई है कैम्ब्रेले Crenshaw argued that opposition is shaped by multiple interlocking systems such as gender, race, class, sexuality, etc. rather than one single factor. जो ऑपरेशन हो रहा है वो मल्टीपल फैक्टर से हो रहा है। एक तरफ जेंडर है, रेसिस है, क्लास, सेक्सुअल, बहुत सारे कारण है उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखिए आपको मैच करना, बताइए मैच द फॉलोइंग सही क्या होने वाला। अभी आपको कुछ आइडिया होगा, एक दो बुक तो आपको अभी तक पता चल चुकी होंगी, तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। कैथरीने मैकनोन की जो किताब है वो क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड डोमिनेंस थ्योरी, ये है मैकनोन की। उसके बाद जो है ऑकिन, जो सिसल मोरल ऑकिन है, ये काफी बड़े थिंकर है जिनकी किताब जस्टिस, फैमिली एंड जेंडर काफी बार क्वेश्चंस में आ रखी है। उसके बाद जो है सुलामित फायरस्टोन की जो किताब है वो क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म आइडिया देते हैं। ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर है और जो अपनी किताब द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में हुआ ये देते हैं, राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बेल हुक जो है वो ब्लैक फेमिनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं और जो इंटरसेक्शनलिटी को भी डिस्कस करते हैं। ब्लैक फेमिनिज्म का आइडिया जो है बेल हुक के द्वारा है। और अब याद रखिए शुलामित फायरस्टोन जो रेडिकल फेमिनिज्म है। चलिए, अरेंज द आइडियोलॉजिकल फोकस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको क्रोनोलॉजी में लाना है कि कब कौन कौन से राइट्स या फिर आइडियाज को डिमांड की गई फेमिनिस्ट थिंकर्स के द्वारा, मूवमेंट चलाई गई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा सही रहने वाला बताइए। ऑप्शंस दिए गए आपके सामने चार, तो इनमें से फाइंड आउट कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहने वाला, ए बी सी डी। मतलब पहले राइट टू वोट की डिमांड की गई, उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक राइट इक्वालिटी की बात की गई, देन कल्चरल राइट्स, और उसके बाद जो इको फेमिनिज्म जो राइट्स की जो है उसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। ये वेव्स चली, पहले फर्स्ट वेव, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मैच द फॉलोइंग है। देखिए कॉन्सेप्ट्स यही पूछे जाते हैं, फैक्ट्स यही पूछे जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्स एग्जाम चेंज होने से फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जो चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में वो सेम ही रहती हैं। हो सकता है क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग हो जाए, वन लाइनर हो जाए, या फिर मैच द फॉलोइंग हो जाए, या फिर असर्शन रीजन की तरह पूछा जा सकता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, बाकी कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं होता है। देखिए फिर से एक सवाल है हमारे सामने जहां पे वर्क्स पूछे गए हैं। देखिए कितने ज्यादा पूछे जाते हैं वर्क्स। चलिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, द सेकंड सेक्स, द फेमिनिस्ट फेमाइन माइस्टिक्यू, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ये तो अभी तक आपने काफी सारे थिंकर्स को यहाँ पे पढ़ लिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ए बी सी डी जो है वो सभी मैच प्रॉपरली है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वो कैटे मिलेट के द्वारा लिखी गई है,
उसके बाद द सेकंड सेक्स सैम्यूल डी बीवियर के द्वारा, और द फीमेन फेमाइन माइस्टिक्यू बेटी फ्राइडमैन के द्वारा, और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स ये शुलामित फायरस्टोन जो कि एक रेडिकल थिंकर हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए। चलिए इकोफेमिनिज्म वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ, इकोफेमिनिज्म किसका इसमें फीचर है तो बताइए। यहाँ पे इकोफेमिनिज्म आपको देखने को मिला, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चिपको मूवमेंट जो एक एग्जांपल है किसका, इकोफेमिनिज्म का। चिपको मूवमेंट जो 1970 में उत्तराखंड में होती है, जो वुमेन्स के द्वारा चलाई जाती है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इकोफेमिनिज्म की। हु काइंड द टर्म इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म टर्म किसके द्वारा काइंड की गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, फ्रैंकोइस डी इबोने जो है उनके द्वारा दी गई है। ये 1974 में इसको काइंड करते हैं, काइंड द टर्म इकोफेमिनिज्म लिंकिंग इन्वायरमेंटल इशू विद पैट्रियार्की। वो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको पैट्रियार्की को की तरफ, मतलब पैट्रियार्की सोच होगी, पैट्रियार्की एक आइडियोलॉजी है, एक माइंडसेट है जो हमेशा पावर और कोहेशन का इस्तेमाल करना जानता है। तो वहीं पर जो एक फेमाइन नेचर है, वो एक लविंग नेचर है, केयरिंग, तो इस टाइप का जो नेचर होता है, तो यहाँ पे इस माइंडसेट को इन्वायरमेंट इश्यूज के साथ, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को भी तो इसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो इन्वायरमेंट हमें बड़े प्यार से रखता है, हमें हर चीज प्रोवाइड करता है, तो जैसे देखिए अभी कोविड के टाइम ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा वैल्यू हम लोगों को मालूम हुई कि ऑक्सीजन भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम वैल्यू ही नहीं देते थे। एक एक सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे, लाइनों में उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए जो हमें केयर करता है, हम उसी को उसकी वापस उसको केयर नहीं करते। तो ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना, जैसे हम अपनी जो फीमेल्स हैं उनको अच्छी एक रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपने समाज में। तो काफी सारे घरों में या फैमिलीज में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वहां पे यही तो माइंडसेट है। ये पैट्रियार्कल माइंडसेट जब हमारे समाज से चला जाएगा तो मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, अरेंज द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सीक्वेंस। आप इनको सीक्वेंस में लाइए कि कौन सी जो फेमिनिज्म का जो टाइप है वो पहले आई, फिर उसके बाद जो उसका सीक्वेंस है उसको अरेंज कीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला, CAEDB। मतलब सी पहले आ गया लिबरल फेमिनिज्म, जहां पे वुमेन्स की राइट्स को जो है राइट टू वोट हो गया, इस तरीके के राइट्स को डिमांड किया गया। उसके बाद ए आ गया, पहले लिबरल जो 19th सेंचुरी में हुआ। उसके बाद जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को डिमांड किया गया, यहाँ पे मार्क्सिस्ट थिंकर जब आ जाते हैं तो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का उसको फेमिनिज्म के साथ जोड़ के देखा जाता है 20th सेंचुरी में। उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म जो कंप्लीट चेंज लाने की बात करता है, और ये काफी ज्यादा प्रभावित है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से, और ये मतलब ग्रेजुअल चेंज में विश्वास नहीं रखते हैं। और ब्लैक फेमिनिज्म, ये जो ब्लैक वुमेन्स उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था वह ब्लैक फेमिनिज्म आता है 1970 में। पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म, जो मॉडर्निज्म के बाद जो है पोस्ट मॉडर्निज्म आइडियोलॉजी आती है, वहां पे जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है, वो देखिए हर टाइम पे जो है फेमिनिज्म थिंकर जो है अपने विचार देते रहे हैं, और वुमेन्स के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एनहेंस करने के लिए हमेशा जो है आवाज उठाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फेमिनिस्ट थ्योरी। इनमें से कौन से जो हम फेमिनिस्ट थ्योरी के साथ नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, सुसन सोतांग जो नहीं है, सोतांग नहीं है। और बाकी कोरेलेट, पैटेमैन, मार्था नस्बम और जूडिथ बटलर जो है, ये सभी जो है बिलोंग करते हैं किसके साथ, फेमिनिज्म के साथ। चलिए नेक्स्ट मल्टीकल्चरलिज्म को देखिए, अब हम नजदीक हैं, हमारी एक दो आइडियोलॉजीज ही रह चुकी होंगी, मल्टीकल्चरलिज्म, इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। चलिए, कैमलिका डिफेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, जो विल कैमलिका है वो किसको डिफेंड करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। अब हम मल्टीकल्चरलिज्म के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स फॉर माइनॉरिटीज विद इन अ लिबरलिज्म।
जो ग्रुप डिफरेंशिएट मतलब जो पीड़ित वंचित लोग हैं, वो जो उनका ग्रुप है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटीज की। बिल कैमली का लिबरल डेमोक्रेसी मस्ट अकोमोडेट माइनॉरिटी कल्चर्स को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए थ्रू ग्रुप डिफरेंशियल राइट्स, लैंग्वेज राइट्स। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडर आर्टिकल, आप देखोगे 25 से लेकर जो आर्टिकल्स नेक्स्ट हैं 25, 26, 27, 8, तो यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज के राइट्स को, इवन 29 और 30 में भी जो है माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इवन रिलीजन राइट्स है, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटीज के जो रिलीजन है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन का आइडिया किसके साथ बिलोंग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, चार्ल्स टेलर के साथ जो है बिलोंग करता है। चार्ल्स टेलर ने ये आइडिया दिया था और 1992 में पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, जहाँ पे हमें सोसाइटीज को जो है मल्टी कल्चर सोसाइटीज को क्या किया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उनको वैल्यू दी जानी चाहिए और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। हु यूज द टर्म इंटरनल रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस इन मल्टीकल्चरलिज्म? ये कौन इसमें डिफरेंशिएट करते हैं? बताइए इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन के बीच में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, विल कैमली का जो है वो ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं। और इंटरनल रिस्ट्रिक्शन जो माइनॉरिटी ग्रुप रिस्ट्रिक्टिव मेंबर, अपने खुद के जो मेंबर्स है ग्रुप ऑफ, क्योंकि माइनॉरिटीज ग्रुप है उनका जो अपने मेंबर्स पे उनका जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। जबकि प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम मेजॉरिटी डोमिनेंस, मेजॉरिटी डोमिनेंस से बचाने के लिए जो वो प्रोटेक्शन करने का कोशिश करती है, रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, वहां पे उसको एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं। लियोटार्ड डेफिनेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज, बताइए कौन सी डेफिनेशन दी गई है लियोटार्ड के द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो वो सही है, इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, ये उनके द्वारा कहा गया। और लियोटार्ड जो अपनी पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस नामक जो उनका वर्क है उसमें डिफाइन करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को एज एस्पेक्टेबल टुवर्ड्स ग्रैंड मेटा नैरेटिव, प्रोग्रेसिव रीजन और इमेंसिपेशन के साथ इसको लिंक करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर इनमें से कौन से हैं? बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और सी दोनों जो है वो करेक्ट है। हाँ, या ये आप क्वेश्चंस सही से फ्रेम नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो सकता है कि पीवाई क्यूज में जो इस क्वेश्चंस को रिजेक्ट किया गया हो, या फिर इसको क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन सही रहने वाले हैं, मिचेल फोकॉल्ट और जीन फ्रैंकस लॉयटोर्ट जो है दोनों जो हैं। जॉन रॉल तो एक एगैलिटेरियन थिंकर है और ये तो आपको मालूम ही है, तो ये ए और सी दोनों सही है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट। और लेवाइस स्ट्रस जो है एक स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है। लाल रॉल्स आपको पता ही है, लिबरल थ्योरिस्ट है, नॉट पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर क्या सही है बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो सही है बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ए बी एंड सी जो है वो सही है। रिकॉग्निशन अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो क्या करता है, ये ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट जो रिएक्शन चलाई जाती है, जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है इज अ रिजेक्शन अगेंस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रेडिशन है ना उसके खिलाफ है। एम्फेसाइज प्लूरलिज्म, यहाँ पे प्लूरलिज्म को एम्फेसाइज किया जाता है। एंड क्रिटिक्स मेटा नैरेटिव्स, इट डज नॉट क्रिटिसाइज लोकल नैरेटिव्स। मतलब जो लोकल नैरेटिव्स है उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ऐसा पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है। क्योंकि जो मॉडर्निज्म है वो यूनिवर्सलिज्म की प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म है जो है वो लोकल नैरेटिव्स को भी इंक्लूड करने की बात करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इकोलोजिज्म। इकोलोजिज्म आई थिंक ये लास्ट आइडियोलॉजीज है
जिसके ऊपर हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर, आपको ऑथर और उनके वर्क के साथ मैच करना है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो आपको करेक्ट मैच बताना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नोएमी कैलिन के द्वारा ऑन फायर द बर्निंग केस फॉर अ ग्रीन न्यू डील, ये आई थिंक 21st सेंचुरी का, ये सॉरी 2019 में ये लिखा जाता है, ऑन फायर द बर्निंग केस फॉर अ ग्रीन न्यू डील। उसके बाद जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, ई एफ स्कम्पचर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद साइलेंट स्प्रिंग जो है वो रेचल कैरिसन के द्वारा, एंड देन ओवर कॉमन फ्यूचर ब्रेटलैंड रिपोर्ट में, यहाँ पे ये कॉमन फ्यूचर ये एक थीम दिया रखता है ब्रेटलैंड रिपोर्ट में 1987 में। चलिए डीप इकोलॉजी बताइए, किसके ऊपर फोकस करता है? एक होता है डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है डीप इकोलॉजी? तो मेरे ख्याल से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, इंटरसिनिक वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन नेचर एंड रेडिकल इकोलॉजिकल इगैलिटेरियनिज्म। डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंशिएट करते हैं अर्नेस्ट नेसेस के द्वारा, एम्फेसाइज द ऑल लिविंग बीइंग हैव इंटरसिनिक वैल्यू। मतलब देखिए, दोनों जो डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में क्या होता है कि इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, जो डीप इकोलॉजी है इसमें इसको एज अ लिविंग एंटिटी कंसीडर किया जाता है, और मतलब ये मतलब पूरा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। जबकि शैलो इकोलॉजी है वो जो उसी चीजों को, उन्हीं चीजों की इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को या इन्वायरमेंटल जो थिंग्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने की बात करती है, जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट है। ह्यूमन अपना बेनिफिट देखकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको शैलो इकोलॉजी कहते हैं। और जबकि डीप इकोलॉजी कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट की हर चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, कंप्लीट इन्वायरमेंट को। ऑल लिविंग बीइंग हैव इंटरसिनिक वैल्यू एंड कॉल्स फॉर रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेशंस। चलिए शैलो इकोलॉजी बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो सही है, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉरी, यहाँ पे भी ऑप्शंस मिसिंग है, तो ये देखिए थोड़ा सा, ये मैं आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग में मेरे से गलती हुई है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लीजिए, दो ऑप्शंस करेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि शैलो इकोलॉजी है वो एंटी ग्रोथ नहीं है, और इकोसेंट्रिज्म नहीं है। शैलो इकोलॉजी एंथ्रोपोसेंट्रिक है, इकोसेंट्रिक नहीं है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर को तो फोकस करेगी। एंड हेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी पीपल्स की प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, मतलब ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें। क्यों सस्टेनेबल ग्रोथ की बात यहाँ पे शैलो इकोलॉजिस्ट करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको जो मिल रहा है, लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको लिए भी बचा के रख सकें। तो ये एक ह्यूमन माइंडसेट से जो है, एक सेल्फ इंटरेस्ट से जो है हम काम करते हैं, तो उसको शैलो इकोलॉजिज्म कहते हैं। जबकि डीप इकोलॉजिज्म में ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट को होलिज्म प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और इसको एक मतलब पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये हमारी अल्टीमेटली जो है हमें हमारा पालन पोषण करता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। द वर्ड इकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकिस। नॉर्गन नॉर्वेगन फिलोसफर एर्ने नेसिस डिवाइड इकोलॉजिज्म इनटू शैलो एंड डीप इकोलॉजी। तो आपको राइट आंसर मिल चुका होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बोथ वन एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच? कौन सा इनमें से सही है बताइए। द टर्म इकोलॉजी हैज ग्रीक रूट, बिल्कुल। अर्नेस्ट हैकल काइंड द टर्म इकोलॉजी, बिल्कुल। चलिए बताइए। एंड्रू डॉब्सन डिस्टिंग इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म। ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट इज अ 16th सेंचुरी डिबेट। आई थिंक राइट आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर
ए जो है वो सही लग रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल ए सही है, क्योंकि ग्रीन आइडियोलॉजी वो 16th सेंचुरी का कंसेप्ट नहीं है। बाकी जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो टर्म काइन की गई है कौन सी, इकोलॉजी। उसके बाद डॉब्सन जो है वो इन्वायरमेंटलिज्म, जो रिफॉर्मिस्ट है उसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं इकोलॉजिज्म के साथ, जो रेडिकल इकोलॉजी है आइडियोलॉजी है। उसके बाद जो ग्रीन डिबेट है ये 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ मैनिया एज अ रूट कॉज ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस वाज हाईलाइटेड बाय, ये किसके द्वारा हाईलाइट किया गया ग्रोथ मैनी का कंसेप्ट। चलिए राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही है। हरमन डेले के द्वारा जो है ग्रोथ मैनी का कंसेप्ट दिया गया, अ पायनियर ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमीज, जहां पे वो ग्रोथ मायने का कंसेप्ट देते हैं। द ऑब्सेशंस विद अनलिमिटेड मटेरियल प्रोसेस प्रॉस्पेरिटी काज इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। जब हम अनलिमिटेड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को अचीव करते हैं तो उससे जो इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन होती है उसको ग्रोथ मैनिया कहते हैं, काज इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। सिमिलर ईएफ क्युमचर जो है वो अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखते हैं, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के इंफेसाइज करते हैं, प्रपोज्ड अ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलोसफी। जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलोसफी है ना, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो फिलोसफी दी गई है कि राइट लिवलीहुड होना चाहिए, मतलब जो रोजी रोटी कमाने का तरीका है वो एक मतलब सही होना चाहिए, जो नेचर के विपरीत ना हो। चलिए 6 को देखिए। हु फॉर्मुलेटेड द गाया हाइपोथेसिस विच व्यूज अर्थ हैज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। चलिए, गाया हाइपोथेसिस किसके सब बिलोंग कर रही है, कौन से थिंकर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, जेम्स लवलॉक एंड लिन मार्गुलिस के साथ बिलोंग करती है। गाया हाइपोथेसिस 1970s में दी जाती है, और जहां पे इसका फोकस होता है कि अर्थ एक लिविंग और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्ट की जानी चाहिए नेचुरल बैलेंस रादर देन एक्सप्लॉइट इट। हमें जो नेचुरल बैलेंस की ओर फोकस करना है, ना कि इसको। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आप हमने जो है 100 के अराउंड जो है एमसीक्यूज को, पीवाईक्यूज को पिछले 7 इयर्स के जो एनटीए यूजीसी नेट में आ रखे हैं उनको डिस्कस कर लिया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने हमें जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और वीडियो को लाइक करके। तो नेक्स्ट आपको किस कंपोनेंट्स पे मैराथन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसी हिसाब से आपके लिए एमसीक्यूज का जो सेट है, जो मैराथन सेशन है वो लेके आऊंगा। और नेक्स्ट जो है हम आगे अपने इसी तरीके से वीडियोस को वीडियो के थ्रू जो आपके टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टिल नेक्स्ट वीडियो।